नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल आज उपस्थित हूँ पुनः श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर और अपने बड़े ही गरिमामयी प्रकल्प कृतित्व की परिधि में व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हूँ। और आज हमारे इस प्रकल्प की 52वीं कड़ी है। 51 कड़ियाँ हो चुकी हैं, आज 52वीं कड़ी है और 52वीं कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ मंच पर। और इस प्रकल्प में जैसा आप सभी जानते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आप सबको रूबरू करवाती हूँ जो जिसका कृतित्व इतना प्रचुर मात्रा में होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी होता है, हम सबके लिए सराहनीय होता है, हम सबके लिए अनुकरणीय होता है। और आज इसी श्रृंखला में मैं आज लेकर आई हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसी युवा शक्ति को जो हमारे लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए ऊर्जा है, ऊर्जा प्रदान करने वाली है ऐसी युवा शक्ति। और जब कोई युवा शक्ति जब कृतित्व की परिधि में आती है तो बड़ा गर्व होता है कि उसने अपने इस आयु के इस पड़ाव पर कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, कितना कुछ कर लिया है समाज के लिए, साहित्य के लिए और कला के लिए, संस्कृति के लिए। तो ऐसे युवाओं पर हमें गर्व होता है। और आज इस कड़ी में मैं आप सबसे परिचय करवाऊंगी। हमारे बीच बिहार से हैं, बिहार की धरती से आते हैं और मिथिलांचल से आते हैं, लेकिन वर्तमान में वो दिल्ली में निवास करते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनका जो सेवा है वो दिल्ली में है उनकी। और जो इतने मजबूत इरादों के हैं, जो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो इतने ऊर्जावान हैं और जो अपने मुखर प्रखर और मृदुल व्यक्तित्व के धनी हैं, और इसके साथ ही अपने आयु से वो अधिक परिपक्व हैं, बहुत चिंतनशील हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, विचारशील हैं, मेधावी हैं और एक जागरूक नागरिक हैं। ऐसी युवा शक्ति जब हमारे मध्य होती है तो हमें गर्व होता है ऐसी युवा शक्ति पर कि वो आज हमारे साथ है, जिसका कि हम भी अनुसरण करते हैं। आयु कोई मायने नहीं रखती है कि व्यक्ति का कृतित्व आयु पर निर्भर करे। व्यक्ति कम आयु में भी बहुत कुछ उपलब्धियां उसकी हो जाती हैं और कभी कभी बहुत आयु में भी व्यक्ति बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं कर पाता है, तो आयु मायने नहीं रखती है। तो ऐसी युवा शक्ति का मैं आप सबसे परिचय कराती हूँ, जिसका कि नाम है शिवम झा कबीर, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको हम सभी जानते हैं, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि अपनी अपनी कृतित्व के दम पर इतनी प्रसिद्धि पाली है, इतनी पहचान पाली है कि वो आज युवाओं में हमारे बीच एक बहुचर्चित चेहरा है। और उनकी हम सब चर्चा करते हैं कि किस तरह ये बच्चा इतना आगे और इतने कम समय में इतना कुछ कर पाया है। और वो इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के बाद भी उनका हृदय इतना कोमल है, इतना कला कला और साहित्य के प्रति जो भी समर्पित होता है उसके हृदय में संवेदनाएं होती हैं, वो भी संवेदनशील हैं, भावनाएं हैं उनके अंदर। तो ऐसे शिवम झा कबीर आज हमारे मध्य हैं। कुछ अभी तकनीकी समस्या है, अभी उनका फोन आया है, वो 5 मिनट में हमारे मध्य आ रहे हैं। जब तक वो हमारे बीच आते हैं तब तक मैं क्योंकि हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी होती है, तो मैं एक रचना माँ वाणी के चरणों में रख देती हूँ। तब तक हमारे शिवम झा कबीर आ जाएंगे ऑनलाइन। तो अभी 5 मिनट का समय उन्होंने मुझसे मांगा है, लेकिन चूंकि स्ट्रीम यार्ड का लिंक है वो 10 मिनट के बाद फिर नया बनाना पड़ता है, फिर वो लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए मैं लाइव हो गई हूँ, अन्यथा मैं उनके आने पर ही लाइव करती। तो मैं माँ वाणी के चरणों में एक रचना रख देती हूँ। और लोकेश चौधरी बहन उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और अभी मैं शेयर भी नहीं कर पाई हूँ इसको लाइव को, तो मैं इसको थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ। जब तक वो आए हमारे शिवम जी आते हैं, तब तक मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर दूं तो लोग जुड़ जाएंगे। मैं इसको शेयर कर देती हूँ। और कभी कभी तकनीकी समस्या हो जाती है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है,
तो अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो जैसे ही वो आते हैं मैं उनको ऑन स्क्रीन लेती हूँ। कुछ ग्रुप्स में डाल देती हूँ, लोग जुड़ जाएंगे, तब तक कबीर जी आ जाएं। तो मैं मामाणी के चरणों में एक रचना रख देती हूँ। सोहनलाल शर्मा आदरणीय उपस्थित हो गए हैं, तो आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत मंच पर अभिनंदन करती हूँ। अभी शिवम जी थोड़ा तकनीकी समस्या है, वो अभी जुड़ रहे हैं, तब तक मैं मामाणी के चरणों में एक रचना रख देती हूँ। कहती हूँ कि माँ शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे, कुछ लिख सकूं अधिकार दे। माँ शारदे माँ शारदे, कुछ लिख सकूं अधिकार दे। शब्दों का प्रचुर भंडार भर माँ, लेखनी को धार दे। शब्दों का प्रचुर भंडार भर माँ, लेखनी को धार दे। अनुभूतियां अभिव्यक्त हो, कंठस्थ मधुरिम राग दे। अनुभूतियां अभिव्यक्त हो, कंठस्थ मधुरिम राग दे। वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा, वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा, सृजन प्रति अनुराग दे। वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा, सृजन प्रति अनुराग दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ, गीत अगीत प्रगीत दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ, गीत अगीत प्रगीत दे। सरिता की लहरों सी तरंगित, संग में माँ संगीत दे। सरिता की लहरों सी तरंगित, संग में माँ संगीत दे। मौलिक हो लेखन शक्ति दे, अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। मौलिक हो लेखन शक्ति दे, अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ, नव सृजन अंगीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ, नव सृजन अंगीकृत करूं। और सानिध्य अपना दे के माँ, आशीष तव मम शीश रख दो। सानिध्य अपना दे के माँ, आशीष तव मम शीश रख दो। माँ माथ मेरा चूम कर, वात्सल्य को आसीन कर दो। माँ माथ मेरा चूम कर, वात्सल्य को आसीन कर दो। करबद्ध नतमस्तक सदा, चरणों पे माँ बलिहार हूँ। करबद्ध नतमस्तक सदा, चरणों पे माँ बलिहार हूँ। नेह की माँ वृष्टि करना, सतत तव मनुहार हूँ। नेह की माँ वृष्टि करना, सतत तव मनुहार हूँ माँ, सतत तव मनुहार हूँ, सतत तव मनुहार हूँ। माँ वाणी को मैंने
स्मरण कर लिया है, मावाणी विराजित हो गई हैं। और इसी बीच प्रीतम कुमार झा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिंकी सोनी बहन उपस्थित हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। अमिता शुक्ला बहन उपस्थित हैं, सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। बीएन सिंह जी की उपस्थिति है, सभी का स्वागत है। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी आदरणीय उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हमारे जो है शिवम जी की क्या प्रॉब्लम है, जरा उनको फोन कर लेती हूँ। आ गए शिवम जी, आ गए शिवम जी। जी शिवम जी हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं और मैं आपका परिचय पहले ही दे चुकी हूँ कि आप बिहार की धरती थोड़ा से लेट आते हूँ हैं। आज। कोई बात नहीं, मैंने संभाल लिया था तब तक। और बहुत लोग उपस्थित हैं आपकी प्रतीक्षा में, मैं भी प्रतीक्षा में थी। मैं आपका परिचय दे चुकी हूँ, मैं एक बार पुनः संक्षेप में परिचय दे देती हूँ। हमारे शिवम झा कबीर वो ऊर्जा युवा शक्ति है जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बड़ा गर्व होता है जब अपनी युवा शक्ति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। और ऐसे युवा हैं वो जो बिल्कुल इरादों के पक्के हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अपनी आयु से अधिक परिपक्व हैं। मुखर प्रखर लेकिन मृदुल व्यक्तित्व के धनी, स्पष्ट बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो है चिंतनशील है। इस आयु में चिंतनशीलता, विचारशीलता बहुत बड़ी बात होती है। और मेधावी हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, समाज में जागृति का काम करते हैं। और इस आयु में साहित्य, समाज और कला से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो तकनीकी क्षेत्र से आते हैं। तकनीकी क्षेत्र से आने के उपरांत भी उनका कलात्मक दृष्टिकोण, उनका कलात्मक रुझान, साहित्य के प्रति उनका अनुराग और समाज के प्रति उनकी जो सहृदयता है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। ऐसे शिवम झा कबीर आज हमारे मध्य बड़े व्यस्त रहते हैं, अभी शायद ऑफिस से भी अभी आए होंगे, क्योंकि जो है आईटी इंजीनियर हैं और कभी फील्ड का जॉब भी रहता है। लेकिन मैंने उनसे कहा था बेटा आना है हमारे साथ, आपको आना है, तो उन्होंने समय दिया, उनका स्नेह है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप मेरे लिए बहुत छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बेटे के समान भी हैं। लेकिन आपका जो कृतित्व है उसके सामने हम सब आपको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने विषय में कुछ जो भी सूक्ष्म है, आप अपनी शिक्षा और अपना बचपन वहां से थोड़ा सा आप अपना परिचय दें, इसके बाद अपनी वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे। स्वागत शिवम झा कबीर। सबको प्रणाम है, यहाँ जुड़े सभी जितने भी सुधी श्रोता जन जो हमें सुन रहे हैं। परिचय बहुत छोटा सा परिचय है। मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ, बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, बहुत ही मधुबनी मिथिलांचल में है, जहाँ भगवान राम सीता मैया को लेने आए थे। जिस भूमि से, उस भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, मिथिलांचल से, मिथिला से। और फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई की बात है तो बचपन में जो भी हम प्राइमरी शिक्षा होती है वो हमारे अपने ही गांव से हुई। उसके बाद फिर आगे पढ़ने के लिए निकला, फिर आगे ग्रेजुएशन करने के मकसद से निकला तो पंजाब की तरफ रुख किया। और फिर इसके बाद मैंने अपनी डिग्री इंजीनियरिंग जो आईटी स्ट्रीम से मैंने कंप्लीट की। और इसके बाद लगातार उसके बाद से मैं गुड़गांव, मतलब दिल्ली एनसीआर में मैं लगातार कार्यरत था 2020 तक। और उसके बाद ही बहुत तरह की चीजें हुई जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि इसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरा जो रुझान है, जो मतलब मैंने बचपन से बहुत सारी चीजें देखी है, उसके बाद में कला और साहित्य और टैलेंट को प्रमोट करने के मकसद से मैं आगे आता चला गया और आज आप सबके सामने हूँ। बहुत बढ़िया। और जब ऐसे कृतित्व से धनी, कृतित्व के धनी, कृतित्व से सुसज्जित व्यक्तित्व हमारे समक्ष होता है तो उस व्यक्तित्व को समक्ष समाज के सामने आना चाहिए। शिवम अपने आप तो कुछ कहते नहीं है, मैं जानती हूँ कितने विनम्र हैं, वो कितने सौम्य हैं। कोई कार्यक्रम भी होता है तो पीछे रहते हैं, उनको खींच खींच के सामने लाना पड़ता है। तो वो अपने विषय में कुछ नहीं बताएंगे। उनके विषय में मैं आज थोड़ा सा खुलासा करूंगी, क्योंकि जो है आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज के समक्ष ऐसा व्यक्तित्व आना चाहिए, ऐसा कृतित्व आना चाहिए। तो मंच पर बहुत लोग उपस्थित हैं, मैं सबका नाम जरा ले लेती हूँ, इसके बाद अपनी वार्ता आगे बढ़ाते हैं। मंच पे हमारे साथ रिंकी सोनी जी उपस्थित हैं और बहुत लोगों की उपस्थिति है, नाम कहाँ गए, हाँ, नीरज कुमार मिश्रा जी की उपस्थिति है, हर्षित मिश्रा जी उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और शीला परख जी उपस्थित हैं, शिव पूजन सुमन जी की उपस्थिति है। और जो है लोकेश चौधरी जी शुरू से ही बनी हुई हैं।
प्रीतम कुमार झा जी हैं, वो भी बिहार से आते हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी आदरणीय उपस्थित हैं, वरिष्ठ गीतकार हैं, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और कुछ नाम ऊपर निकल गए, मैं सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। तो शिवम, मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ बातचीत का सिलसिला कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा तो मधुबनी बिहार में हुई है, और ये जो आईटी की आपने शिक्षा ली, इंजीनियरिंग की, तो ये भी बिहार से ही ली या कहीं बाहर से ली? और इस समय पंजाब आप से, दिल्ली मैंने में कार्यरत? अच्छा, पंजाब से आगे पंजाब की से लिया आपने। मैंने पढ़ाई की थी मैंने। जी। अच्छा जी। तो इसके बाद आप आईटी इंजीनियर हैं वर्तमान में, और कंपनी डायरेक्टर भी हैं, बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है और आप निभा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब आपके विषय में मैंने जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके उपरांत भी इतना आपका, एक तो तकनीकी क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र वाला थोड़ा संवेदनाओं में कमजोर होता है जहां तक अनुभव, लेकिन आपका वो थोड़ा हार्ड कोर होता है, जैसा लोग कहते भी हैं, और मेरा भी अनुभव है। तो आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के बाद इतनी संवेदनाएं, इतनी विचारशीलता, इतनी कलात्मक दृष्टिकोण आपका है, और आप कला से जुड़े, साहित्य से जुड़े, और आप समाज से भी जुड़े हुए हैं, बहुत काम करते हैं आप। तो इधर रुझान कैसे हुआ आपका? कोई पारिवारिक ऐसी पृष्ठभूमि रही, या आपको मामाणी नहीं, अंदर से स्वतः स्फूर्त आपकी ये सब रही, कलात्मक आपका जो रुझान रहा? तो इसके विषय में हम जानना चाहते हैं, हमें उत्सुकता है इसकी। दरअसल इसकी शुरुआत मेरे घर से ही हुई है। जैसा मैंने इससे पहले भी कुछ एक मेरे साक्षात्कार में उसमें मैंने बताया है कि मेरी मम्मी उस जमाने की पढ़ी लिखी है, जिसमें मतलब वो जमींदार की बेटी है, और जमींदार की बेटी थी, और फिर उस समय में महिलाओं का घर से बाहर, लड़कियों का, बेटियों का, बहनों का घर से बाहर निकल के पढ़ाई करना, वो जी मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि मतलब आप घर में रहें, सारी सुख सुविधाएं हैं आपकी, शादी कर दी जाएगी, इसके बाद जो भी है आगे की चीजें। बट उन्होंने उस टाइम में भी पढ़ाई की, और फिर इसके बाद फिर मुझे लगा ऐसा कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने उनके लिए, मतलब मुझे याद है कि बचपन में वो मेरे भैया के लिए नोट्स वगैरह तैयार करती थी, 9th-10th में जब भैया थे। तो ये उस समय की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो आगे और बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, और इसके बाद जो पढ़ाई उन्होंने किया था उसका भी कोई यूज नहीं है, मतलब कोई भी इस्तेमाल लाइफ में नहीं हो सका। अपनी फैमिली के अलावा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने अपने जो भी घर के और भी जो भी बच्चे हैं उन सबको पढ़ाया। आज सब बड़े ओहदे पे हैं, मेरे जो भी भाई बहन हैं या फिर जो भी मेरे कजन्स हैं, और इसमें मेरे मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन वो वहीं रह गई। तो फिर ये विचार वहीं से आता है कि क्यों सब घर में हैं बंद, मतलब क्यों महिलाएं, जो लड़कियां हमारी बेटी है, बहनें हैं, वो घर में बंद है। तो उसकी उसी के लिहाज से मैंने कुछ चीजों को सोचना शुरू किया जब मैं 2016-17 में था अपनी नौकरी में, क्योंकि मैंने स्टार्टअप में काम किया है, जो 2-3 कंपनियां हैं। तो मतलब मेरा भी मन था कि कुछ ऐसा स्टार्टअप हो जिसमें अपने यहाँ के लोगों को, मैंने इसकी शुरुआत दरअसल बिहार से की थी, तो अपने यहाँ के लोग प्रमोट होकर के आगे आए, और हर क्षेत्र को हम टच कर पाए, ना सिर्फ पोइट्री बल्कि हर क्षेत्र। जैसे मैंने सिंगिंग पे बहुत काम किया है, मैंने मॉडलिंग पे काम किया है, पोइट्री में, पेंटिंग में, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। फिर मैं आगे काम करने की सोच रहा था, तभी लॉकडाउन हो गया, और जो मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन था वो लॉकडाउन के दौरान ही हुआ था। तो ये चीजें मेरे घर से शुरुआत हुई, आप ये कह सकती हैं। जहाँ जिस परिवेश में मैं रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, वहां पे जी अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए खास करके उतनी ज्यादा नहीं थी उस समय में, कि वो टैलेंटेड होते हुए भी आगे बढ़ सके। तो इस ये शुरुआत यहाँ से हुई है, और इसके बाद फिर आगे का सफर जो भी है वो आप सबके सामने है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हुई है, आपसे हुई है मुलाकात, कि जो मतलब आप महिला हैं लेकिन एक उच्च अधिकारी के तौर पे आपने जीवन में काम किया है, और आज आप साहित्य में हैं, और इसके लिए लगातार अपने प्रयास आपके जारी है, और लगातार आप काम कर रही हैं इस पे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में, कि जो चीजें जो जो मैं सोच रहा था बहुत पहले, वो अभी धरातल पे दिखाई दे रही है। चाहे उसका जरिया मैं हूं या कोई और हो, पटल बदल सकते हैं, सोच वही होनी चाहिए। आज आपका पटल है, मेरा पटल है, दुनिया का कोई भी पटल हो, उनकी सोच ये होनी चाहिए कि हम सबको आगे बढ़ाएं, जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनके अंदर टैलेंट नहीं है उसके अंदर टैलेंट पैदा करें। तो यही सोच लेके मैं चल रहा हूँ आगे। बिल्कुल। आप स्वयं युवा हैं, और युवाओं को आगे बढ़ाने में आप बहुत काम करते हैं, ये हम सब देखते हैं। और आपकी 4 पंक्तियां हैं, मुझे शुरू में ही पढ़नी चाहिए थी, अभी मुझे याद आई हैं, क्योंकि आप इतने आत्मविश्वास से लबरेज हो, आप इतने दृढ़
दृढ़ता है आपके अंदर, वो चीज बड़ी अनुकरणीय है। आपने लिखी है 4 पंक्तियां कि निकल पड़ा हूं मैं कुछ अलग करने को हूं तैयार, निकल पड़ा हूं मैं कुछ अलग करने को हूं तैयार, और मैं टूटा बिखरा हूं हजारों लाखों बार, फिर भी अडिग खड़ा हूं होकर तैयार, फिर भी अडिग खड़ा हूं होकर तैयार, और है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार, है राबता मेरा सबसे और ये है मेरा परिवार। ये आपकी बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां आपकी पंक्तियां मैं आपको भी देती हूँ। और सही बात है, आपने जो कहा है, आपकी माताजी जो पहले का जो समय हुआ करता था, हम मुझसे भी जो पहले का समय था, उस समय माताएं शिक्षित नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनके अंदर संस्कार होते थे। संस्कार हम लोगों को मिले हैं। आज की जो पीढ़ी है बड़ी सुशिक्षित है, जो माताएं हैं आज की सुशिक्षित हैं, लेकिन वो संस्कार, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हम अगली पीढ़ी में देखते हैं। जो माताएं अपनी व्यस्तता के चलते बच्चों को वो समय नहीं दे पाती हैं, वो संस्कार नहीं दे पाती हैं, जो शायद हम लोगों को अपने माता पिता से मिले हैं। तो समय समय का परिवर्तन है। उस समय वो समय था जब इतनी व्यस्तताएं नहीं थी। आज थोड़ा प्रोफेशनल समय है, लोग खाली नहीं बैठते हैं, तो समय समय का परिवर्तन है, ये स्वाभाविक है। तो लेकिन ये समस्याएं हैं। तो आपने जो है शिक्षा के बाद में आप कैसे, आपने ये जो स्क्वायर टैलेंट मीडिया, इसकी आपने जो प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने इसके आप प्रवर्तक हैं, और ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शायद स्थापित संस्था है, इसका प्रवर्तन आपने किया है। और इसके अंतर्गत आपकी राब्ता पोइट्री तेरे मेरे एहसास और राब्ता मैथिलिक वार्ता करता राब्ता, ये सब जो है एसटीएम की 2 और शाखाएं कंपनियां हैं जो इसके आप संस्थापक हैं। तो इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम आपने कैसे कर लिया? एक इंजीनियरिंग जैसा क्षेत्र आप वहां भी निभा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल होती है। मैंने तो बैंकिंग सेक्टर में मैं रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब रही है, वहां पर फिर भी थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर बहुत होता है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है और इस समय पुणे में वो इन्फोसिस में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है, मेरी बहू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मैं जानती हूँ प्राइवेट सेक्टर में कितना दबाव होता है, रात में 11-11 बजे तक वो लोग काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते होगे। तो कैसे ये सब कर लिया, संस्था बना ली, प्रवर्तन कर लिया, और काम भी कर रहे हैं आप, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, कैसे इतना मैनेज कर लेते हैं? मतलब आपकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप कैसे करते हो बताओ, हम जानना चाहते हैं। देखिए, किसी किसी भी जैसे कोई लड़ाई जीतते हैं हम, तो बेशक क्रेडिट दे दिया जाता है सेनापति को। कहते हैं कि फलाने राजा ने ये वाली लड़ाई फतेह कर ली, लेकिन असली लड़ाई कौन लड़ते हैं? जो पीछे खड़े होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपकी टीम होती है। तो ईश्वर के आशीर्वाद से, आप बड़ों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मुझे एक ऐसी टीम मिली है ना, जो मतलब अद्भुत है। वो एक एक 10 के बराबर है। तो उन्हीं टीम के, मतलब उनके प्रयासों से, लगातार प्रयासों से और लगातार उनके साथ से ये पॉसिबल हो पाया है कि आज राब्ता को 4 लोग जानते हैं, और राब्ता की वजह से मुझे 4 लोग जानते हैं। तो ये मेरी मेहनत नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी टीम करती है, और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता हूँ कि अगर वो एफर्ट नहीं करते तो मैं बेशक संस्था की स्थापना कर लेता। कुछ इंटरनेट की समस्या लग रही है कुसुम दीदी की। जी नहीं, कुछ आपकी कुछ आवाज कुछ कट रही है। जी। लेकिन जो है आपने कहा वो स्पष्ट, आपका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि आपकी टीम सशक्त है, लेकिन टीम सशक्त भी तब होती है जब नेतृत्व सशक्त होता है। आपका नेतृत्व सशक्त है, तो आपके साथ आपकी टीम सशक्त है, ये इसका श्रेय नेतृत्व को जाता है। टीम तो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से टीम मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है, हर किसी को अच्छी टीम नहीं मिलती है, तो आपको तो मैं सौभाग्यशाली कहूंगी। लेकिन आपका जो व्यवहार है और आपका जो सबके प्रति आपका जो सम्मान भाव होता है, आपकी जो विनम्रता है, आपके व्यक्तित्व के गुण है, जिसके कारण आपके साथ सब जुड़ते हैं। कोई नहीं सोचता है कि ये युवा लड़का है, इसके लिए इसके पीछे हम क्यों काम करें। जनरली लोगों के जो सीनियर्स होते हैं उनके मन में ये बात आती है, लेकिन मैंने देखा है, मैं आपके कार्यक्रम में गई हूँ, मैंने आपकी टीम को देखा है, लोगों से मिली हूँ,
तो लोगों के अंदर आपके लिए छोटे हैं आप, लेकिन इसके उपरांत भी बड़ा सम्मान है आपके लिए लोगों के अंदर। इस मामले में आपको मैं सौभाग्यशाली कहूंगी। और आपका एक जो है जो आपका एक कहना है, जो आपका एक ध्येय वाक्य है, आप लिखते हैं कि बिलीव इन टुगेदरनेस। आप टुगेदरनेस में बिलीव करते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो ये बड़ी उदारता का परिचायक है और आपकी व्यक्तित्व में इतनी उदारता है, तो बहुत अच्छा जो है आपका, इसीलिए आपकी ये टीम इतनी सशक्त है और आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कि थोड़ा सा मतलब बॉसी नेचर होना चाहिए। मेरे अंदर ये बॉसी नेचर नहीं है और मैं इसको डेवलप भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम प्यार, मतलब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो प्यार से नहीं हो सकता है, और जो अगर प्यार से हो जाएगा तो फिर क्यों ही मतलब उसमें ऐसा दिखाएं कि हंटर लेके हम खड़े हैं। प्यार से होने देते हैं ना। हाँ, ये अलग बात है कि इस वजह से बहुत बार धक्के भी खाता हूँ, बहुत बार लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, लेकिन मैं अपने व्यवहार को उनके लिए बदल दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं अपने व्यवहार को मतलब ऐसा ही बनाए रखूंगा। बिल्कुल। आपने इसीलिए योगेश्वर कृष्ण, आपने कृष्ण की बात की है। कृष्ण जो कर्तव्य की बात करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और आप उसी वाक्य पर चलते हैं। आपकी पंक्तियां हैं, आप लिखते हो कि जहां मेरे अपने मुंह फेर लेंगे मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसा योगेश्वर कृष्ण पर आपका विश्वास है। और निसंदेह जब द्रौपदी का प्रकरण हम याद करते हैं, भरी सभा में जब अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने ही उनका साथ निभाया था, और आप उनको ही जो है उनके ऊपर आप विश्वास करके चलते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर तो है ही। तो इस तरह का आपका जो रहता है, बहुत ही आपका बहुत गंभीर व्यक्तित्व है, मतलब आयु से अधिक आप परिपक्व हैं। ये चीज हम लोगों को बड़ी प्रेरणा देती है। और मंच पर हमारे देखिए बहुत वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हो गए हैं। इसी बीच शिव पूजन सुमन जी की उपस्थिति है। राजेश प्रभाकर जी हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। और भी कई उपस्थितियां हैं, सभी का हर्षित मिश्रा जी की उपस्थिति है, निरंतर बनी हुई है। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हीरो वाधवानी जी उपस्थित है, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनका हमें आपको आशीर्वाद मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आपकी पंक्तियां हैं 4, मैं पढ़ती हूँ। बहुत ही आपकी बड़ी, मैंने काफी पंक्तियों का मैंने पढ़ी हैं आपकी पंक्तियां, आपके व्यक्तित्व के विषय में मैंने जाना है। तो आपकी पंक्तियां हैं कि मुझे खौफ मेरे गिरने का कभी हुआ ही नहीं, मुझे खौफ मेरे गिरने का कभी हुआ ही नहीं। जाने कौन है जो अनजाने ही संभाल लेता है, और ये दिल ठोकर खाता है जो कभी किसी की बातों से, ये दिल ठोकर खाता है जो कभी किसी की बातों से। दुआओं का है एक काफिला जो इससे निकाल लेता है, और मुझे सुकून है, सब्र है, मैंने रोया है, रुलाया नहीं है किसी को, और गले लगाकर बढ़ाया है, आगे खंजर पीठ में उतारा नहीं है किसी के। ये पंक्तियां आपकी इतनी श्रेष्ठ पंक्तियां हैं, जो आपका जहां आत्मविश्वास दिखाती हैं, वहीं समाज के प्रति आपकी सहृदयता भी दिखाती हैं। तो अब मैं आपसे ये तो मैंने बता दिया। अब आप अपनी वाणी में कुछ पंक्तियां पढ़ दीजिए। मैंने तो पंक्तियां पढ़ दी आपकी। विपुल मिश्रा जी की उपस्थिति है, स्वागत करती हूँ। शेष नारायण झा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपनी पंक्तियां कुछ रख दें हमारे सामने। आपने कविताएं भी लिखी हैं, आपकी कविताओं में प्यार भी है, दर्द भी है, मैंने सुनी है आपकी कविताएं। मोहब्बत भी है, परिवार भी है, समाज भी है, और एक मेहनती और कभी भी हार ना मानने वाले व्यक्तित्व की झलक भी है। ऐसी ऐसी कविताएं आपने लिखी हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक कविता आप सामने रखें, फिर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत। बिल्कुल। अभी जो आपने नाम कहा शेष नारायण झा, वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए उन्हीं के ऊपर लिखी हुई एक उनको मैं भी प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के ऊपर मैं एक कविता पढ़ता हूँ, जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ। जो मतलब अगर आप कहें कि पहली कविता मेरी कौन सी होती है कहीं भी, तो वो मेरे मम्मी पापा के ऊपर होती है। तो अभी मेरे पापा यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको प्रणाम करते हुए एक कविता उनको समर्पित करता हूँ। और ये तब की है जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने लिखी थी। स्वागत स्वागत। कि मैं अक्सर चलता हूँ तो सोचता हूँ ये पदचिन्ह किसके, ये आपके हैं पिताजी। जब कभी आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो सोचता हूँ ये मेरे हाव भाव किसके हैं, ये आपके हैं पिताजी। ये जो संघर्ष करने की कुछ अलग सी जिद है, ये हौसला कहाँ से आया है, मुझे आपसे विरासत में मिला है पिताजी। मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ,
मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, माँ अक्सर कह देती है, तू बना बनाया उनकी छवि है। आप सुन रहे हैं ना पिताजी? इतना सब कुछ कहकर भी बहुत कुछ कहने से रह गया है। ये भी आपका ही अंदाज है। आप समझ रहे हैं ना पिताजी? तो ये मैं अपने मम्मी-पापा से ही हर चीज़ शुरुआत करता हूँ और मैंने अभी भी उनको प्रणाम करते हुए मैंने पापा के ऊपर जो 4 लाइनें थी वो मैंने शेयर की। बहुत अच्छी पंक्तियां पिता को समर्पित, और ऐसे पिता सौभाग्यशाली हैं जो शिवम झा कबीर जैसे बेटे के पिता हैं। और आज कभी जब बच्चे माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, और जब एक समय आता है जब माता पिता बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता है। आपके पिता को मैं, पिताजी को प्रणाम करती हूँ। वो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे होनहार पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा है, साहित्य से जुड़ा है, और उनका तो वो पुत्र है ही। और आपने माता पिता के लिए एक बहुत ही मन में सम्मान भाव आपका है। आपकी 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, आपने पिता माता पिता दोनों के लिए लिखी हैं। आप लिखते हो कि 2 सबल हाथ और आंचल का सहारा, 2 सबल हाथ और आंचल का सहारा, आप में ही देखा मैंने रब का नूर प्यारा, आप में ही देखा मैंने रब का नूर प्यारा। और मेरी छोटी सी दुनिया के आकाश तक विस्तार हैं, मेरी छोटी सी दुनिया के आकाश तक विस्तार हैं, आप दोनों हैं चांद सूरज, आप ही संसार हैं। ये पंक्तियां आपने माता पिता के नाम लिखी हैं। और निसंदेह आप क्या कहते हो, आपने कहा है कि मैं अपने माता पिता का गणपति हूँ, जिसका पूरा संसार माता पिता के चारों ओर घूमता है। तो ऐसी भावनाएं आपकी हैं। नमन करती हूँ आपकी भावनाओं को, अपने माता पिता के प्रति आपका जो स्नेह है, आपका जो सम्मान है, जो आदर भाव है, बिल्कुल प्रणम्य है। और इसके साथ साथ रत्नेश्वर सिंह जी उपस्थित हो गए। ये भी पटना की धरती से आते हैं, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। प्रणाम करती हूँ आपको, और सभी का वंदन नमन वंदन करती हूँ। कन्हैया लाल शर्मा जी की उपस्थिति हो, बड़े वरिष्ठ रचनाकार आपको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित हैं, और सबकी शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं। तो शिवम, वो बात अधूरी रह गई थी कि आपने जो वो राबता का जो आपने उसकी स्थापना की थी, ये किससे प्रेरित? आपने जो है, आपके साथ टीम है, आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसकी स्थापना आपने किस प्रेरणा से ली थी? और जो स्क्वाड टैलेंट है, उसका आपने प्रवर्तन कैसे किया? इसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। ओके, दरअसल क्या है कि मैं एक टेक्निकल इंसान हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत करीब से देखी है, टेक्निकलिटीज़ से लेकर के और सारी। मैंने कोर में काम किया है कंपनी के, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी भी चीज़ की शुरुआत करता हूँ, तो उसको बहुत ही लीगल तरीके से और बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें 2019 से धरातल पे आने शुरू हो गई थी। सोच रहा था मैं 2016-17 से ही, लेकिन 19 से धरातल पे आने की बात मैं करने लग गया। फिर मेरे कुछ यार दोस्त थे जिनसे मैंने बात की, एक बंद कमरे में फिर राब्ता का जन्म हुआ। और इसके बाद फिर हमने कहा कि हम इसको थोड़ा-सा इसको चेक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हाँ, मतलब ये हमारी जो सोच है क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम काफ़ी उस टाइम मतलब आज से 4 साल पहले, मैं आज से 4 साल छोटा ही रहूँगा, तो अभी जितनी समझ है उससे 4 साल कम समझ होगी। तो मैंने कहा देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि क्या होता है। तो फिर हमने ना मतलब साहित्य को लेकर के, पोएट्री और सिंगिंग और मॉडलिंग, इन 3 चीज़ों को लेकर के अपने ही होम टाउन मधुबनी में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें हमें बहुत ही अप्रत्याशित सफलता मिली, और एक छोटे से कस्बे में बिना किसी प्रमोशन और बिना किसी मार्केटिंग के हमारा एक म्यूजिकल इवेंट था, उसको हमें 32,000 पब्लिक वोट मिले थे, बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रमोशन के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने फिर राब्ता को सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा, और फिर इसके बाद ये कंपनी को रजिस्टर करवाने की प्रोसेस ये जो है वो शुरुआत हुई 2020 में, और फिर धीरे-धीरे होते-होते, और मैं अभी आपको बता दूँ कि कंपनी को सक्सेसफुली मैं, वैसे तो ये 4 साल से चीज़ें चल रही है, लेकिन 3 साल से जो है ना, 3 साल कंप्लीट हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, और उसके एनिवर्सरी वीक भी चल रहा है अभी। तो इस बीच में उसको 3 साल पूरे हुए, 3 साल कुछ दिन हो गए। जो एक छोटा-सा पौधा था, वो 3 साल का हो गया है अब। तो बस यही बहुत अच्छा, बहुत छोटी-सी कहानी। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आप जिस दृढ़ता से आप चले थे आगे, निसंदेह वो फ्रूटफुल हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। और 3 वर्ष अच्छा समय होता है। 3 वर्ष तक अगर स्टैंड ले जाती है कोई भी संस्था, तो बड़ी बात होती है। और जी, तो बड़ा जी। गर्व है, आपका जो ये प्रयास था वो सफलता के शिखर छू रहा है। और इसी बीच हमारे मध्य बिल्ता झा जी उपस्थित हैं,
और मेरी रिंकी माता सोनी जी हैं वो। जी, उनका नाम थोड़ा विनीता झा है शायद नाम, विनीता जी, झा। मेरी हाँ, माँ है विनीता वो। झा जी, ये प्रणाम करती हूँ माता जी को भी। और रिंकी सोनी जी देखिए माता-पिता कितना मतलब अच्छा लगता है जब वो हमारे सामने होते हैं, उनके सामने हम बोल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और रिंकी सोनी बराबर बनी हुई हैं। रिंकी सोनी तो तो राब्ता की मतलब दिल में है, वो तो राब्ता उनके दिल में है और राब्ता के दिल में वो है, तो वो उनके बिना तो राब्ता अधूरा है। बिल्कुल, सबसे पहले रिंकी ने ही मुझे आमंत्रित किया था काव्य पाठ के लिए, वो नज़्म ए हिंद पे उसने आमंत्रित किया था मुझे सबसे पहले। वहीं से परिचय हुआ था, उसको नंबर मेरा किसी ने शायद दिया था, तो तब से रिंकी से मेरा परिचय और राब्ता से भी जुड़ी हुई है, ये मुझे बाद में पता चला। तो स्वागत है सबका। जी, तो ये तो हुई आपकी एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष में आती हूँ कि आपको अपनी मातृभूमि से बहुत ही लगाव है, बहुत प्रेम है, आपकी जो मिथिलांचल है, जो मधुबनी है, तो वहाँ वहाँ की स्मृतियाँ आपके स्मृति पटल पर बराबर बनी रहती हैं। आपकी 4 पंक्तियाँ मैं उनको उनका ज़िक्र यहाँ करूँगी। इसके बाद आप अपने जो अगर ये कुछ अधूरी हो तो आप उनको पूरा करिएगा। आपकी ही पंक्तियाँ हैं कि जब भी ज़िक्र हवाओं में मेरी मिथिला का आता है, जब भी ज़िक्र हवाओं में मेरी मिथिला का आता है, आपके सोच में ही दिल ये मेरा डूब जाता है। आपके ही अपनी मातृभूमि से जो जन्मभूमि है आपकी, वहां से आपको ये संवेदनशीलता है आपकी कि इस आयु में कितनी गंभीरता है आपके अंदर माता पिता के प्रति भावनात्मक रुख और अपनी मातृभूमि के जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि तो हमारी पूरा भारतवर्ष है, जन्मभूमि के प्रति इतना लगाओ कि आपके सोच में ही दिल ये मेरा डूब जाता है। और आज शुभ दिन आया है, आपके एकात्म का मेरे हृदय की गहराइयों में शुभ संदेश छलकाता है। तो ये पंक्तियां आपने कब लिखी थी, किन परिस्थितियों में लिखी थी, तो इसके विषय में कुछ बताएं आप। ज़रूर मैं इस बारे में अभी बात कर रहा हूँ। अ, ये हम बिहारी, कोई भी बिहारी है, कोई भी व्यक्ति है, छठ का नाम सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल। तो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है ना, वो हमारा ही नहीं छठ बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। कहते अपने हैं कि पूरे उगते हुए भारतवर्ष में सूरज, मनाया जाता है जी। जी, अभी उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, कहावत भी है, लोग कहते भी हैं डूबते हुए सूरज की तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन छठ एक ऐसा सिंगल त्योहार है, ऐसा अकेला, जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी उतनी महत्ता दी जाती है जितने उगते हुए सूर्य को। इसीलिए बाकी किसी भी त्योहार से बिल्कुल अलग है। तो ये जब मैं नहीं जा पाया था अपने शहर, अपने गांव, तो हर बिहारी के मन में जो ये छठ के अवसर पे घर ना जाने की जो एक उसके पीछे जो दर्द छुपा होता है ना, तो वो इस चीज के लिए था। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको कंप्लीट करूं क्योंकि आधा बिल्कुल अधूरा हो स्वागत गया। हाँ, स्वागत स्वागत आपका स्वागत है। दरअसल आप और भी और मैं दोनों ही डबल डिवाइस यूज कर रहे हैं ना, तो फिर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको नहीं बिल्कुल हम तो सुनना चाहेंगे आपसे। ममता झा जी उपस्थित बिल्कुल। हैं और राज दादा राज जी की, ममता झा भी शायद आपकी बहन या कोई हो, या ममता झा जी उपस्थित हैं और राज दादा राज जी की उपस्थिति, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करता सभी हूँ दादा को। सभी का स्वागत करती जी, तो जब तक ये ओपन होता है तब तक आप कुछ और बातें हूँ। हाँ करें, जी तभी बिल्कुल। फिर। हाँ अब जी, जी। आपने जी बिल्कुल बिल्कुल आ, आपने ईश्वर से पहले आपने लिखा है कि ईश्वर से पहले अगर मैंने किसी का साक्षात्कार किया है तो मेरे माता पिता हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और मैं गणपति हूँ जिसकी दुनिया माता पिता के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत बड़ी बात है ऐसे माता पिता जिनको गणपति गणेश जैसा पुत्र मिला है, जो माता पिता में ही अपनी दुनिया ढूंढता है। तो बड़ा गर्व होता है माता पिता को भी और हम लोगों को भी होता है ऐसे पुत्र पर, क्योंकि माता पिता का तो ब्लड रिलेशन है, लेकिन हमारे तो आप जो हैं सामाजिक रूप से हमारा संबंध है, एक पुत्र का भी और छोटे भाई का भी, हर तरह का। तो हमें भी गर्व होता है ऐसे जब इस तरह की युवा शक्ति हमारे समाज में आती है, तो बहुत हमें भी गर्व होता है। और एक आपकी जो कविता है, एक कविता में आपकी और 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। आपने जो है आपने लेख लिखे हैं, आर्टिकल्स, मैं उनको यहाँ पे रेफर कर देती हूँ। आर्टिकल्स आपके मैंने पढ़े हैं और इतने गहन आर्टिकल्स हैं, मैंने पढ़े हैं, इतने बड़े-बड़े आर्टिकल हैं, मैं पढ़ के मतलब सोचा इतना बड़ा कैसे पढ़ूंगी, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा, फिर वो इतनी जिज्ञासा हुई, मैंने लास्ट तक उसको पढ़ा।
तो एक-एक आर्टिकल में जो आपकी भावनाएँ छिपी होती हैं, जो आपकी संवेदनाएँ छिपी हैं हर तरह की, चाहे देश के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे अपने आप की अपनी जो आपके प्रेम की हो, आपकी आयु ऐसी है कि प्रेम स्वाभाविक है, तो उस तरह की भी आपकी जो भावनाएँ हैं, वो उनमें सब में इतना समर्पण भाव है कि बहुत अच्छा लगता है। और आपका एक एक आपने शीर्षक में लिखा है कि विश्वास, आपने विश्वास पर भी लिखा है। विश्वास पर सहजता, सिंप्लिसिटी, कभी जीवन जीवन मैल कभी जीवन शैली होती थी सहजता। आपने इस पर बहुत अच्छा लेख लिखा है कि कभी मैं हमारी एक एक जीवन। हाँ, मैं एक एक करके कंप्लीट करूंगा। हाँ, तो बिल्कुल एक-एक करके यहाँ आप मैं, जी, मैं उसको तो पॉइंट अभी आउट। मैं, मुझे अपनी वो रचना मिल गई, मतलब आलेख मिल गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मैंने स्वागत। तब लिखा था जब अभी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मैंने उस पे लिखा था जी, जी, स्वागत, स्वागत। कि शुरुआत इससे की थी कि आपके लिए क्या लिखूं मैं, आपकी ही तो लिखावट हूं मैं। तो दो वाह! सबल हाथ और आंचल का सहारा, हुँ, आप में ही तो देखा मैंने रब का नूर प्यारा। मेरी छोटी सी दुनिया के आकाश तक विस्तार हैं, आप दोनों हैं चांद सूरज, आप ही संसार हैं। जब भी जिक्र हवाओं में मेरे मिथिला का आता है, आपकी सोच में ही दिल ये मेरा डूब जाता है। आज शुभ दिन है, शुभ दिन आया है आपके एकात्म का, मेरे दिल की गहराइयों से शुभ संदेश छलकाता है। और फिर इसके बाद मैंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं कविता बहुत कम लिखता हूँ, तो आलेख के फॉर्म में मैं चला जाता हूँ कि मैं चाहूं भी तो शब्दों की सीमा में आपके दुलार और समर्पण को व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपका व्यक्तित्व मेरे इस जीवन का वो प्रकाश है जिसके साये में मैंने श्वास लेना सीखा है। ऐसे अनगिनत पल और यादें हैं जिनके जिनको आपके साथ जीते हुए ही आपका ये शैतान आज किसी लायक बन रहा है। आपने बहुत ही प्यारा नाम दिया है मुझे, पर सच कहता हूं, मेरे दुनिया के उमा और महादेव तो आप दोनों हैं। ईश्वर से पहले जिस ईश्वर का मैंने साक्षात्कार किया है, वो आप दोनों हैं। मैं तो अपने आप को आपका गणपति ही समझता हूँ, जिसकी पूरी दुनिया ही माता पिता में समाई है। मेरे जीवन का अर्थ, आधार और समस्त व्यवहार ही आप दोनों का सानिध्य, प्रेम और वात्सल्य का की छांव है। आप वो गरिमामय शख्सियत हैं जिन्होंने मेरे 100 दोषों को अपने महान हृदय से माफ करके मुझे हर बार स्वीकार किया है। बहुत गलतियां भी करता हूँ, और मैं आपके चरणों को पूरे जीवन भी धोता रहूं तब भी मेरा मन न भरे। वो स्थान है इस हृदय में आप दोनों का, मैं आपका लाडला, जीवन के प्रति क्षण में आपके आशीर्वाद से अनुग्रहित रहूं। बस यही इच्छा है, आपके चेहरे पर मेरे कार्यों से संतोष और गर्व के भाव प्रकट हो। यही यही मेरे जीवन का ध्येय है। चाहता तो हूं कि अपने एक एक श्वास की तरह शब्दों को सजाकर आपके चरणों में समर्पित कर दूं, पर जानता हूं लिखने में थोड़ा कच्चा है ये आपका बच्चा। अच्छा और है। इसके बाद मैंने शुभकामनाएं दी थी कि आज के शुभ दिवस पर मैं आपसे मीलों दूर हूं, पर हृदय वही आपके चरणों में समर्पित है। बहुत बढ़िया शुक्रिया। रचना है ये, बिल्कुल बहुत हृदय स्पर्शी और बड़ी प्रभावी रचना है। तो बहुत सुंदर रचना है ये। और इसी बीच कुमारी ममता जी उपस्थित है मंच पर, स्वागत करती हूँ। और मालती मिश्रा जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कुछ नाम ऊपर निकल गए हैं, तो एक एक पॉइंट मैं लेती हूँ शिवम, और उस पर आप करते चलते, क्योंकि आपके बहुत आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, तो उस पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। और मैं पहले जब मैंने आलेख लिखना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में बहुत लंबा सा लिख जाता हूँ, तो क्या पता लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर एक उत्साह आया कि हाँ चलो कुछ और लिखा जाए। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चीजों पे मैंने लिखा, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर भी लिखा है मैंने, भयभीत है पुरुष। तो फिर लोगों ने उसे पसंद किया, तो फिर वो अभी बढ़ता चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आप सबसे बड़े उसमें एक एक रोचकता इसलिए आ जाती है कि आप उसको टेक्स्ट में तो लिखते ही हैं, उसके बाद आप उसको स्वयं प्रस्तुत भी करते हैं, तो एक उसका इसमें एक रोचकता भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे, एक आपने लिखा है सफर जारी है बाबू मोशाय, तो बहुत इसके दिल के करीब है मेरे लिए। ये तो इसके विषय में बताएं, किस भाव में आपने लिखी, और कुछ इसको सुनाएं भी हमें, और किन परिस्थितियों में लिखी। दरअसल दरअसल क्या होता है कि जब आप
कुछ भी, मतलब जब आप नौकरी में हैं, जब आप किसी बिजनेस में हैं, जब आप कोई संस्था चला रहे हैं, जब आप एक परिवार चला रहे हैं, तो मतलब आपका बहुत सारे लोगों से बहुत ही करीबी रिश्ता हो जाता है। और फिर किसी भी वजह से, चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, चाहे कोई भी वजह हो, अगर उनके साथ आपका रिश्ता टूटता है, जिनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता हो गया है ना, तो बहुत मतलब फिर मैंने लिखा है कि फिर दिल फट सा जाता है। फिर वो आवाज तो नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। तो वो उसी परिस्थिति में लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सीढ़ी बनाया, पीठ को पायदान बनाया और निकल पड़े फिर। तो बस उन्हीं के ऊपर था, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। शीर्षक भी इसलिए मैंने दिया था कि और उनको वो गए तो उनको लगा कि मेरे जाने से सारी चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन मैंने आखिर में लिखा था कि अपनी ही पीठ को थपथपाता हूँ और कहता हूँ, बाबू मशाए आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो। जी, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी सच है कि अगर जिंदगी में ठोकर लगती है तो हमारे मंजिल हमारे करीब आ जाती है। ये मेरे जीवन का भी, मेरा अपना भी अनुभव है। अगर ठोकर नहीं लगती है, मुश्किलें नहीं आती हैं किसी मार्ग में, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कतें हैं ही नहीं। और जब हम बिल्कुल कहते हैं ना सोना तपता है तब वो कुंदन बनता है। तो ये जो आपके और मार्ग में बाधाएं आई, जी जी, और दूसरी तो बात यह है कि जो चलेगा, जो दौड़ेगा, ठोकर उसी को लगेगी। बिल्कुल जो बिल्कुल चुपचाप कहते हैं घर में ना, बैठा हुआ है, उसे क्या, उसे तो मतलब क्या ही होगा, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो जो दौड़ेगा ना, गिरेगा वही। लेकिन ये है कि आप गिरो तो फिर उठ के फिर उसी रफ्तार में दौड़ो। बिल्कुल यही तो आत्मविश्वास है आपकी, यही तो व्यक्तित्व की दृढ़ता है। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। पंक्तियां हैं। इसी तरह जो है हमारे जीवन में आगे हम मार्ग तय करते हैं, अपनी मंजिल तय करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं। और कहते हैं ना कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो मुझे भी मजा आता है जब मेरे रास्ते में बाधाएं आती हैं। अगर मेरे रास्ते कभी कभी, शिवम मैं बताऊं आपको, आप मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन मैंने भी आपकी जब आयु में मैं थी, तो जब धक्के लगते थे तब मुझे लगता था मेरा अब काम सफल होगा। और आज भी जब मेरे रास्ते में कभी बड़े आसानी से मेरा काम होता है ना, तो मुझे मुझे भय लगता है, मुझे डर लगता है कि ये काम मेरा नहीं होगा। और जब बीच में बाधाएं आती हैं, लोग टांग खींचने वाले आते हैं, आलोचनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है अब मुझे ये लक्ष्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल। भी वो लक्ष्य मिला है। तो बिल्कुल, ये ये सच बहुत है। बढ़िया होता है हमारे। हाँ बिल्कुल, ये जीवन में हमें जो है दिशा देती हैं ये बाधाएं, और हमें शिक्षा देती हैं। जिससे क्या होता है, जब हम आगे रहते हैं तो हम बिल्कुल पके हुए, बिल्कुल पक्का सोना जो होता है ना, कुंदन बन के हम सामने आते हैं। वही स्थिति आपकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ये किया वो कहीं नहीं होंगे, और आप कहाँ हो आज, आप स्वयं देखो। तो ये सब रहता है। और कहते मैं हैं तो दुआ जिसको करता हूँ कि मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, तरक्की करें, और वो मुझसे भी आगे निकले। जो ये सोच के गए थे, तो वो मुझसे आगे जाने की सोच के गए थे, तो वो मुझसे आगे जाएं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। मैं तो हमेशा दुआ करूंगा। लेकिन कभी नकारात्मक जो विचारधारा होती है ना, वो नकारात्मकता हमेशा प्रगति के रास्ते में बाधक होती है। सकारात्मकता बहुत आवश्यक है अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये सब जीवन के अनुभव हैं, और आपने तो बहुत जो है कम उम्र में इतने अनुभव पा लिए हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ये अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आपने जो आर्टिकल लिखा था, सहजता शीर्षक था आपका, विश्वास विश्वास पर आपका था कि कभी जीवन शैली होती थी सहजता, सिंप्लिसिटी। तो आज हम बनावटी जीवन जी रहे हैं, हम स्वाभाविक जीवन नहीं जी रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम आजकल बनावटी देखते हैं। आप कितना शो ऑफ का समय आ गया है। जो पहले का समय था वो सहज होता था, मन में कोई भी मैल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज व्यक्ति के दो चेहरे हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं किसी को, किसके अंदर क्या है, उसका चेहरा क्या है। तो इस पर आपका आर्टिकल है, उस पर आप अपना अनुभव बताएं और कुछ सुनाएं उसके विषय में। स्वागत। ये दरअसल ऐसा है कि लोग पहले क्या करते थे ना, कि एक कहावत भी है, नेकी कर दरिया में डाल। तो वो फिर ना आएगा रिटर्न, और बहुत अच्छे से आएगा। और यही बात ना बुरी चीजों के साथ भी जाती है, कि आपको लगता है कि ना आप सीसीटीवी के अंदर में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सीसीटीवी जो जिसके अंडर में हम सारे हैं ना, पूरी दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, वो उस सीसीटीवी से कोई नहीं बच सकता है। कोई कितना भी गेम खेले,
लेकिन सबसे बड़ा जो है ना गेमर, वो ऊपर है वहां पे, और कहते हैं उसकी लाठी में बहुत चोट होती है, आवाज नहीं होती है, बिल्कुल है ना। तो इसी तरह से सिंप्लिसिटी के पीछे ये था कि आजकल लोग दिखावा करते हैं, सारी चीजों का दिखावा है, सब कुछ, मतलब एक एक चीज आप ड्रेसअप करते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, आप कोई काम करते हैं, किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, सब कुछ दिखाने के लिए कि किसी को इम्प्रेस करना है या किसी को खुश करना है, तो उसको उसके दिखावे के लिए। अगर वहां पे कोई दिखावा, मतलब कोई अगर तारीफ करने के लिए नहीं है, तो फिर आप वो काम करेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या ही करें। तो वही था। और विश्वास के ऊपर ही ये लिखा गया था कि ये, मैंने उसमें थी शब्द इसलिए लिखा था क्योंकि पहले होता था, अब बहुत कम हो गया या ना के बराबर है, कि ऐसा लगता है जैसे बदलती दुनिया ने सबका सब बर्बाद कर डाला है। जब स्नेहवश भी हम किसी के लिए उपलब्ध होते हैं, तो वो हमारी उपलब्धता के पीछे छिपे इंटेंशन को ढूंढने लगता है, कि अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध हो रहा है ना, तो उसे लगता है कि जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। इस चीज पे लिखा गया है कि जैसे इंसानियत की भी एक कीमत तय हो, बिकाऊ हो गई है अब भावनाएं भी। अगर कोई सच्ची भावना लेकर भी आए, तो जांचा और परखा जाता है, नापा और तौला जाता है कि आखिर ये शख्स हमारे लिए उपलब्ध ही कैसे हो गया। गोया उपलब्ध होना कोई मानवीय कमजोरी या किसी छिपे हुए व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रतीक बन गया। सच कहता हूं, तब लगता है इस मुखौटे वाली दुनिया के बीच चीख चीख कर बोलूं कि हाँ मैं हूं सबके लिए खड़ा, जहां तक मेरे अंदर सामर्थ्य है। फिर तुम चाहे इसे सही गलत जो भी समझो। और ऐसा लगता एक अंतर्द्वंद है और रोज खुद से खुद की जंग है, जिसमें मैं अपने अंदर के मानव को जिंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने संघर्षों में अकेलेपन का दंश जिया है, रातों के करवटें और रात रात भर के उन्नीदेपन का विष मुस्कुराते हुए पिया है। हाँ, मैं रहूंगा खड़ा हर उस शख्स के साथ जो रातों में भी जागकर किसी बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहा है। स्पॉट टैलेंट मीडिया भी यही कहता है कि आपके टैलेंट को हम आगे लेके आएंगे, आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं तो, कि हाँ मैं हाथ बढ़ाऊंगा उसके लिए जो किसी अपने के सहारे के लिए छटपटा रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसा कोई तो हो जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करे, कि थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपका, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, ठीक है। नहीं, मेरा माइक और इसके बाद तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे, हाँ, इसके बाद है कि हाँ मैं हाथ बढ़ाऊंगा उसके लिए जो किसी अपने के सहारे के लिए छटपटा रहा होगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इस उपलब्धता को तुम किस नजरिए से देखोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो संसार है ना, ये एक अदृश्य शक्ति से संचालित है, जिसको हम विश्वास कहते हैं। और ये विश्वास उस एक पल में कायम हो जाता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के तकलीफ को समझकर उसके लिए उपलब्ध होता है। पर इस बात को समझने के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा, कभी किसी के खुद के व्यक्तिगत सुख को त्याग कर भी, क्योंकि आत्ममुग्ध व्यक्ति तो उपस्थित होकर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। मैंने विश्वास के उस अदृश्य डोर को देखा है, समझा है, जिया है, क्योंकि जब मैंने एक कल्पनीय मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया था, तब उस विश्वास की पूंजी और मेरे विश्वास पर विश्वास करने के अलावा कुछ था ही कहाँ मेरे पास। जिस टीम की मैं बात कर रहा था, मैं उसको भी मैंने यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है कि एक अदृश्य सेतु जो बनता गया और लोग हमसे जुड़ते गए, और ये सब जो एक अदृश्य सी डोर से बंधता ही चला गया। ये डोर विश्वास का ही था, जिससे मैं जुड़ा अपने सहयोगियों से, और वो सब भी मुझसे जुड़ते चले गए। और हर बार मैंने पाया है कि कुछ भी अलग नहीं होता, वही सेम पैटर्न है, वही तुम्हारा उस अदृश्य ऊर्जा पर यकीन ही सब कुछ है। फिर चाहे आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, वो जो अदृश्य सी एक डोर होती है ना, जो अचानक ही दो लोगों के नजरों के मिलने से जुड़ती है, वो कहते हैं ना कि वाइब्स आती है, वो यही तो सामना होता है दो विचारों का, जब विश्वास या अविश्वास की एक हल्की सी परिछाई उस नजरों में मौजूद होती है, जो मौन रहकर भी पूछ लेती है सामने वाले से कि क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं या सकती हूँ। और उस मौन प्रश्न के उत्तर में आप क्या दे सकते हैं, सिवाय इस आश्वासन के कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं और उपलब्ध भी रहूंगा जब जब जहां जहां मेरी जरूरत महसूस होगी।
फिर भी आप किसी के लिए उपलब्ध हो तो उसे शक की दृष्टि से देखा जाता है। ये कैसी दोयम दर्जे की सोच है। और अभी हम किस समाज में हैं कि हम विश्वास चाहते तो हैं लेकिन विश्वास करना नहीं चाहते, और अगर कोई पूरे विश्वास के साथ हमारे लिए उपलब्ध हो तो या तो हम उसमें मौका परस्ती या फिर कोई छिपे उसके पीछे कोई उद्देश्य देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बस विश्वास है। ये बड़ी सी मेरे आलेख बड़े होते हैं, लोग बोर हो जाते होंगे शायद, लेकिन जो मन में आया, जो मेरे भाव हैं, सच्चे पक्के वाले हैं। और लेकिन आपके आर्टिकल्स में जो संदेश छिपा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं और उन पर आपकी दृष्टि गई है। उपलब्धता, निस्संदेह आजकल क्या है, अगर हम हर समय उपलब्ध हैं तो लोग सोचते हैं अरे ये तो लगता है कि इसके पास फालतू टाइम है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो आजकल लोग जैसे किसी से कहो, कुछ भी कहो तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। मतलब व्यस्तता नहीं है, कहीं नहीं व्यस्तता है, अस्त व्यस्तता है उनकी। लेकिन आजकल लोग ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए अपनी जो है उपलब्धता को कम करके बताते हैं कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। तो ये तो हम लोग, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन हम लोग रोज अनुभव करते हैं, और आपने उस पर इतना बड़ा लेख लिख डाला है। तो ये आपकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि, आपकी दृष्टि जो है बड़ी ये सच सूक्ष्म में है। बड़ा और था, लोग इतना नहीं देख पाते हैं। हाँ, नहीं देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते, और अनुभव करते हैं, हम लोग भी अनुभव करते हैं डेली कि आजकल किसी से भी आप समय मांगो, समय नहीं देगा। तो ये चीज है। तो बहुत बढ़िया आपकी दृष्टि है। और एक और आर्टिकल का मैं चर्चा करती हूँ। आपने लिखा है भयभीत है पुरुष, अभी आपने चर्चा भी की थी, तो इस पर आपने नारी विमर्श को भी इसमें जोड़ा है आपने, और कि नारियों से पुरुष भयभीत क्यों है, और आपने दूसरा पक्ष भी रखा है। ऐसा नहीं है कि नारियों के ऊपर आपने जो लिखा है कि जो है आत्मनिर्भरता की आड़ में जो संस्कारों का क्षरण है, ये आपने जो बात, बहुत अच्छी बात कही है कि नारी विमर्श निसंदेह थोड़ा सा कड़वा है, कड़वी बात लगती है। लेकिन हम देखते हैं हमारी बेटियां और बहनें आधुनिकता की दौड़ में इस कदर शामिल हैं कि वो संस्कारों को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये मेरी अपनी भी पीड़ा है, मैं खुद बेटी हूं, लेकिन मैं ये देखती हूँ, तो मैंने बेटियों के लिए कई रचनाएं भी लिखी हैं कि हमें अपने संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए। और भारतीयता, आधुनिकता अच्छी बात है, लेकिन हमारी भारतीयता में भी आधुनिकता है। ऐसा नहीं है कि हम पाश्चात्य की दौड़ में ही शामिल होकर हम आधुनिक बन सकते हैं। हमारी भारतीयता में आधुनिकता है, हमारी भारतीयता में जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसमें आधुनिकता है। तो आपने इस बात को उकेरा है इसमें, भयभीत है पुरुष, और इसमें आपने अपनी माँ का आदर्श लिया है। माँ का आदर्श लेकर आपने पुरुष की बात की है, और उसके बाद महिलाओं की बात आपने अलग की है। तो बड़ा आपने बिल्कुल नीर छीर कर दिया है, बिल्कुल दोनों बातों को बिल्कुल साफ साफ कहा है। तो आप इसके विषय में कुछ बताएं, और इस पर भी आपकी कुछ पंक्तियां हो तो सुनाएं। स्वागत। देखिए, ये भयभीत है पुरुष मैंने इसलिए लिखा है कि आजकल क्या हो गया है कि आज है कि शादी दो तरीके से होती है, एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। परेशानी दोनों में है, मोहब्बत दोनों में है। ठीक है, वो कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, बट जो है सो हम लोग यहाँ तय करते हैं, हमारे माँ बाप तय करते हैं। आजकल लोग खुद तय करते हैं कि हमारे हम सफर कौन है, लड़का या लड़की जो भी है। तो मैंने बहुत करीब से कुछ लोगों को देखा है कि जैसे कोई महिला है, कोई लड़की है जिसकी शादी होती है, वो ना मतलब वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई हैं आप जी। वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बहुत ज्यादा मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन पहले ही नहीं निकाल लेंगी, अपनी सारी चीजों को पहले ही, मतलब एक बदमाशी कह सकते हैं। आप बदमाशी करते रहो, आपके परिवार वाले, आपके ससुराल वाले समझ जाएंगे कि अरे छोड़ दो उसको जो मन है वो करने दो। मतलब एक इनसिक्योरिटी की भावना उनके अंदर पहले से बैठा दी गई है धीरे धीरे। नहीं तो किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है? क्यों आपको अपने मम्मी पापा के सामने आपका अलग व्यक्तित्व है, क्यों ससुराल आने के साथ ही, और क्यों आप सबको एक ही तराजू में आंक रही हैं? तो उस संदर्भ में मैंने महिला को ऐसे रखा था, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने महिला को खराब बोला है। मैंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो इस तरह के सोच को रखती हैं, उनको ये भी नहीं होता है कि मैंने इस सोच को अपने अंदर डेवलप तो कर लिया, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी कदर करते हैं, मेरे जो अंदर के संस्कार हैं जो मुझे दिए गए हैं, या फिर मेरे जो गुण हैं उनका सम्मान करते हैं।
तो वो उसके लिए पहले से इनसिक्योरिटी उनके अंदर है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो इतना ज्यादा आज के डेट में तांडव करना कह सकते हैं, तांडव ही कर रही है। वो सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे ऊपर इससे पहले कि कोई प्रेशर बनाए, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, मैं अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करूं ना कि लोग मुझसे डरे रहे। उनकी डिमांड बस पूरी होती रहनी चाहिए। और बेचारा लड़का, अगर वो लड़का है कोई जो बहुत अच्छा है, जो बहुत विनम्र है या संस्कारी है, वो उसके सामने एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक सवाल आता है, मैं या मम्मी पापा। बिल्कुल ये एक बहुत मतलब बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन उस लड़के के पास पैदा हो जाती है, जो अपने माँ बाप का भी भक्त है, और वो ये भी देखता है कि एक लड़की जो अपना घर छोड़ के मेरे पास आई है, उसके लिए तो दोनों समान है। बिल्कुल कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये कंपैरिजन का रिश्ता है ही नहीं। एक परिवार में कैसे कह सकते हैं, या फिर एक माँ को कोई कैसे पूछ सकता है कि तुम्हारा कौन सा बच्चा तुमसे ज्यादा प्रिय है, बिल्कुल जबकि तीनों का स्वभाव, चारों का स्वभाव, पांच का स्वभाव अलग है, लेकिन फिर भी उसको सारे प्रिय हैं। तो वही बात है, उस लड़के के साथ बहुत परेशानी होती है कि वो कैसे चूज कर पाएगा कि माँ बाप या फिर ये जो हमसफर है वो लड़की है वो। तो फाइनली क्या होता है कि ये सारी चीजों में कोई एक रिश्ता टूट जाता है, कोई एक रिश्ता बिखर जाता है, या तो वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, या तो इस लड़की के साथ उसका अनबन हो जाता है। रहते सब एक घर में ही है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है। बात नहीं। तो बिल्कुल उस पे था कि भयभीत पुरुष आजकल इतना भयभीत है ना, कि पहले हम कहते थे ना कि लड़का अच्छा ढूंढना है, क्योंकि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारी बहनें हमारी बहुत अच्छी होती थी। लड़का देखो कि वो कोई खाता पीता तो नहीं है, कोई ड्रिंक तो नहीं करता है, स्मोक तो नहीं करता है, उसकी नौकरी पक्की नहीं है। आजकल डरते हैं लड़के कि कैसी लड़की आएगी, क्या करेगी, क्या बोलेगी, क्या डिमांड करेगी। तो उस चीज पे मैंने, चूंकि आलेख लंबा है, तो मैं आलेख तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ भाव उसका यही है। तो जी। यही था, मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल आपने जो प्रैक्टिकल बात की है, ये आजकल देखने को आता है। इसी को कहते हैं कि जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, एकल परिवार जो हमारा पाश्चात्य का एक हमारे भारतीय संस्कृति से मैच नहीं करता है। हमारा संयुक्त परिवार की हमारी संस्कृति है। तो जब हम पाश्चात्य की ओर विचार करते हैं, पाश्चात्य की ओर हमारा रुझान होता है, तो हमारी ये भावना होती है कि हमारा एकल परिवार हो, जहाँ मेरी चले। और ये भी आपकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। यद्यपि आप अभी आप अभी अविवाहित हैं, लेकिन आपका इसके विषय में जो आपकी दृष्टि है, आपने उसको अनुभव किया है और बहुत सही अनुभव किया है। तो बड़ा टिपिकल हो जाती है ऐसी स्थिति में। बड़ी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, आप यूपी में हैं, हमारा कोई प्लान बना गोवा ट्रिप का मान लीजिए, या फिर हमारा कोई फॉरेन टूर बना, तो हम क्या करते हैं, गोवा के हिसाब से हम अपने कपड़ों की खरीदारी करते हैं कि अरे गोवा जाएंगे, बीच पे घूमेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिमकाना सब करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो कपड़े हैं ना, मैं सिर्फ कपड़ों के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मैंने एक उदाहरण दिया है। वो कपड़े हम क्या करते हैं ना, उस ट्रिप के लिए रखते हैं, फिर इसको हम रख देते हैं साइड में, कि फिर कभी बीच पे जाएंगे, कभी थाईलैंड जाएंगे, कभी बैंकॉक जाएंगे, तो फिर हमें ये कपड़े इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर नए खरीदे जाएंगे। अब एक बात बताएं कि जो हमने उस ट्रिप के लिए रखे हैं, क्या वो उसी को हम घर में पहन के अगर घूमने लग जाए मान लीजिए, तो वो कैसा एक माहौल बन जाएगा। इसी तरह से मैं महिलाओं के कपड़ों के ऊपर कभी भी कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है आपका कि आपको कौन से कपड़े, कौन सा परिधान कहाँ पहनना चाहिए। आप ये नहीं कह सकती हैं बिल्कुल कि ऐसा है कि हम फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, मैं डेवलप हो गई हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ। सबका एक तरीका है, एक पैटर्न है कि आप कौन से कपड़े कहाँ पहने, क्या कहाँ पे किस तरीके से बात करें। दोस्तों के बीच में बात करने का लहजा कुछ और होता है, और परिवार के सामने कुछ और लहजा होता है, अपने मायके जाते हैं तो वहां पे कुछ और होता है। क्यों लड़कियों को प्रेगनेंसी के टाइम में अपने मायके में मतलब वो अपना मायका प्रेफर करती है? क्योंकि वहां पे छूट है, उनको बहुत तरह की दिक्कतें नहीं होती है। ससुराल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपके जेठ हैं, आपके बहुत तरह के लोग हैं जो आपके आसपास होते हैं, तो वहां पे वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो क्यों प्रेगनेंसी के टाइम में ही आपको वहां की याद आती है, और उसके बाद जब आप यहाँ होते हो तो इसको फॉलो क्यों नहीं करती हो? बहुत तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अगर इस पे बात करेंगे तो अकेला टॉपिक ही जो है ना वो पूरा का पूरा टाइम कवर कर लेगा। तो ये सब जी, क्योंकि भयभीत था पुरुष एक ऐसा टॉपिक था जिसपे बहुत, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि जिसपे मैं पार्ट 2 भी लिखूंगा। वो मेरे जहन में है कि हाँ उसके आगे क्या लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि एक साहित्यकार के लिए, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना
तो समझ ही चुका हूँ कि एक आलेख लिखने में या एक कविता लिखने में कई बार महीनों सालों लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये आसान नहीं बिल्कुल है, लग और खास जाते करके ऐसा टॉपिक जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, जिस पे कोई टच नहीं करना चाहता है, मैं उसको कई बार मैंने टच करने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों को। हैं। इस इस साल की पर भी शुरुआत मैंने महिलाओं के लिए की थी कि तो इस पर बड़े जी आर्गुमेंट होते हैं, इस लोग सहमत नहीं होते हैं। और जो आपने बात कही, परिस्थिति के अनुसार ही अपने को ढालना अच्छा रहता है, चाहे वो वेशभूषा की दृष्टि से हो, चाहे अपने व्यवहार की दृष्टि से हो, चाहे बातचीत की दृष्टि से हो। मतलब हर जगह हर कुछ उचित नहीं होता है, ये बात भी समझने वाली है। तो बहुत बड़ी गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। और हमारे बीच में जो है रितु यादव जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत स्वागत करती हूँ। संजय गुप्ता जी उपस्थित है हमारे मध्य, स्वागत करती हूँ सभी का। और कन्नू लाल विटोरा जी की उपस्थिति है, स्वागत है। आलोक कुमार यादव जी उपस्थित हैं, सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। और जो पहले से हमारे मध्य बने हुए, उनकी निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। तो अब एक अलग विषय लेते हैं। अभी थोड़ा समय तो खैर ऊपर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, विलंब से हम लोग शुरू हुए थे। तो आपका जो है ये अविश्वास, भयभीत क्यों है, ये आपकी बात थी। इसके बाद चलती हूं मैं। एक आपने जो है बेरंग होली, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं, विषय बदलते हैं। आपने बेरंग होली के ऊपर आपने ये कल्पना थी या वास्तविकता थी, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। जी और किसके प्रेम की अनुपस्थिति में, थोड़ा सवाल है, हो सकता है मुझे नहीं भी पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि साक्षात्कार है तो पूछना जरूरी है। तो किसके प्रेम की अनुपस्थिति में आपकी होली बेरंग हो गई थी? और वो गीत आपने पढ़ा था कि एक कोई रामलीला फिल्म का गीत है, या आपका अपना है, लाल रंग मलाल रंग, ये आपका है। और आपकी दो पंक्तियां हैं कि अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद मैं वैराग उठा लूं। ये दो पंक्तियां हैं। तो कुछ इस पर अपना, ये कल्पना थी ये या वास्तविकता थी, क्या था कुछ? यद्यपि माता पिता उपस्थित हैं पटल पर, तो लेकिन आप जैसा होनहार पुत्र ऐसा कोई भी नहीं बात करेगा, ना कोई ऐसा काम करेगा जो सबके सामने न की जा सके। मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर, मुझे विश्वास है। तो आप इस पर कुछ अपना प्रकाश डालें। अब ये मतलब मेरा तखल्लुस है कबीर, और वहीं से जन्म मतलब प्रीति जो एक कल्पना है ना मेरी, वहीं से उसका जन्म होता है। और एक प्रीति के कल्पना ऊपर है। ही मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है। हाँ, ये कल्पना है। और इसके ऊपर फिर मैंने करवा चौथ पे लिखा, मैंने होली पे लिखा। तो इसमें मैंने होली पे ये रचना लिखी थी, तो मैं आपको वहीं से जोड़ता हूँ स्वागत है, आप सुनाएं। कि होली को मैंने लिखा था कि मैं जानता हूँ आप सब रंग में सराबोर होंगे, भांग का नशा बेशुमार होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत कर प्रीति की याद में 4 लाइन लिखने की कोशिश की है कि चलो ना, शीर्षक है बेरंग होली, कि चलो ना एक मिसाल बनाते हैं, रंगते हैं तुमको प्रीत से अपने, और स्पर्श को गुलाल बनाते हैं। तुम जो चांदनी सी हो धवल, तुमको रंग से रंगे तो कैसे, चलो कोई निराली तकनीक लाते हैं। दोनों की नजरों में पहले जो सपने, छुएंगे तुमको हम आंखों से अपने, और प्रेम की तुमको गुलाल लगाते हैं। लगता है कह दूं अब जीना मुश्किल है, तेरे ही अंदर जिंदा ये मेरा दिल है, पर ऐसी बातों से जाने खुद को बहलाते हैं। सुनो ए प्रीत मेरे जीवन की, हर रंग हो तुम मेरे मन की, पास तो आओ तुमको गले से लगाते हैं। युग रुक जाए जिन पलों में, ऐसे रंगेंगे तुझे अपने रंगों में, सोच के तुमको यही हम ख्वाब सजाते हैं। और इसके बाद जैसा मैं हमेशा लिखता हूँ एक आलेख के फॉर्म में, तो फिर मैंने लिखा है कि देख रही हो ना प्रीति, कबीर बेरंग है आपके बिना, काश के किसी हिस्से में आप जो साकार होती, क्योंकि वो पल मेरे लिए जीवन और जीवन पार का वह बिंदु है, जहां आपको बंद आंखों में भींचे रहना चाहता हूं मैं। लेकिन जैसे किसी दूसरे लोक की अनोखी कृति हो आप मेरी जान, जिसे मैं जी तो सकता हूं पर पकड़ नहीं सकता। आपके साथ उन्हें ख्वाब के पलों को, बस बीत जाते हैं ये सारे पल, जिनमें मैं आपको सोचकर, जी कर या यादों में साकार करके आपसे रूबरू हो उठता हूं, और इसी बहाने खुद को जी लेता हूं। एक और होली बीत रही,
लोगों को देख रहा रंग गुलाल में सराबोर, और मैं कहीं कोने में आपको अपने अंदर लिए, आपके रंग में भीगता हुआ जमाने के लिए बेरंग खड़ा हूं। आप जो मेरे प्रीत की रंग हो, मेरे हिम्मत को बढ़ाने वाली लाल रंग, मेरे धैर्य को बनाने वाली हरिति माँ, आपसे किस पल अछूता हूं मैं। आप जो सांसों के साथ नस नस में बहती हो, आपके हाथों किस रंग से रंगना बाकी है मुझे। आपने तो बिना हाथ लगाए ही मुझे प्रीत के रंग में रंग डाला है, अब इसके बाद मुझे कोई किस रंग में क्या रंग पाएगा। सोचता हूं अगर आप सामने होती और मेरे हाथों में रंग होता, तो भी क्या आपके गालों पर बेरहमी से वो रंग रगड़ पाता मैं? नहीं, लेकिन उसका कोई दूसरा तरीका निकालता और अपने गालों पर गुलाल लगाकर वो आहिस्ता से आपके गालों पर उकेरता। शायद स्पर्श के उन पलों में प्रीत की गहराई और आत्मिक हो उठती। और कभी सोचता हूँ कि आपको कसकर गले लगाकर रंग भरे, ये मैं मस्ती के उसमें आ गया तो मैंने लिखा कि गले लगाकर रंग भरे टब में कूद जाता और बचपन के शरारतों को जीता आपके साथ। जानती हो ना, बहुत शरारती था मैं, और बहुत कुछ बाकी है अरमान जो आपके साथ पूरे करने हैं मुझे। और आज जब देख रहा हूँ कि कैसे सब लोग अपने जोड़े के साथ होली खेल रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि एक झटके से आपको, यानी मेरी कल्पना को अपने अंदर से निकाल कर साक्षात बना लूं, और मैं भी रंग डालूं आपको किन्हीं निराले रंगों से, कुछ ऐसे निराले रंग जो लगे बेशक आपके शरीर पर, लेकिन बस जाए आत्मा की किन्हीं अदृश्य तलों में। और इसके बाद वही ये रामलीला मूवी का मतलब आखिरी 2 लाइन है कि अपना नाम बदल लूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद मैं बैराग उठा लूं, लाल रंग ये वाह मलाल रंग। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया। और सभी सुनील दत्त मिश्रा जी की उपस्थिति हो गई है इसी बीच, स्वागत करती हूँ। आपके माता पिता भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, निरंतर बने हुए हैं मंच पर, और बड़ा सौभाग्य है कि माता पिता बराबर आपको आशीर्वाद निरंतर आपको मिल रहा है अपने माँ बाप का, और सभी का मिल रहा है, हमारे जो साहित्यिक परिवार है सबका मिल रहा है। और इसी बीच हमारे मध्य कन्नूलाल वोहरा जी की उपस्थिति है, स्वागत करती हूँ सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये आपकी कल्पना थी, कल्पना प्रीति मेरी कल्पना। और वैसे भी कवि की कलम कल्पना पर बहुत चलती है, कवियों की कलम, हम कल्पनाओं में जीते हैं, हम हकीकत में कम जीते हैं, कल्पनाओं में ज्यादा जीते हैं। तो और आपने 2 पंक्तियां इसी कल्पना को लेके इसी में लिखी हैं कि अरे तुम जो एक ख्याल हो, अरे तुम तो एक ख्याल हो, नहीं शायद कोई सवाल हो, और तुमसे कब जुदा हो पाया। ये आपकी पंक्तियां हैं, तुमसे कब जुदा हो पाया, हर पल में हो हर हाल हो, हर पल में हो हर हाल हो। ये आपने अपनी प्रीति मेरी कल्पना की 2 पंक्तियां और ये हैं। तो बहुत बढ़िया आपकी कल्पना और बहुत बढ़िया आपकी रचना, और बिल्कुल उसमें प्रेम भी है, संवेदनाएं भी हैं, और कवि की कलम मेरी लिखी वो जिसमें मेरी प्रेम वो भाव। रचना मेरी वो रचना तब सार्थक हो गई थी। मेरी वो रचना हाँ तब सार्थक हो गई जब जो हमारे संस्था के संरक्षक हैं विवेक कविश्वर सर, कि जब उन्होंने जी लिखा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि इतना प्रेम करते हैं तो वो कोई कल्पना है, मैं मानता ही नहीं। लेकिन ये भी वही है वही कि अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप बता देंगे, इसलिए मैं मान लेता हूँ, तो मेरी रचना वही सार्थक हो गई थी। मैं भी आपसे नहीं पूछ पा रही थी, मैं भी नहीं समझ पा रही ये कल्पना है, लेकिन आप कहते हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है तो हर विषय पर बात करने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया कल्पना आपकी, बहुत बढ़िया रचना आपकी। अब चलती हूँ, दूसरा पक्ष लेती हूँ। तो देश प्रेम, प्रेम कहते हैं, कोई भी हमारा साहित्यकार हो, कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, उसके आधार में, उसकी लेखनी के आधार में प्रेम होता है। प्रेम के बिना वो लिख ही नहीं सकता है। प्रेम, वो हर किसी के प्रति प्रेम होता है, प्रेम भाव के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। हमारा प्रेम हमारे माता पिता के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है, देश के प्रति होता है, सैनिकों के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है, प्रकृति के प्रति होता है, ईश्वर के प्रति होता है, और अपने प्रिय के प्रति होता है। बिना इसके तो जीवन चल ही नहीं सकता है। तो देश प्रेम पर भी आपकी रचनाएं हैं, आपने देश प्रेम पर भी बहुत लिखा है। आपकी 2 पंक्तियां हैं देश प्रेम की, मैं पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं आपसे वो रचना सुनूंगी। आप लिखते हैं कि वो हृदय क्या जो रिक्त हो देश प्रेम के भाव से, वो हृदय क्या जो रिक्त हो देश प्रेम के भाव से, और देशभक्ति के बिना जीवन जन्म ही व्यर्थ है। निसंदेह देश प्रेम के बिना हमारा, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न जल हमने लिया है, और जिस पर हम पले बढ़े हैं, तो ऐसी देश के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं है तो हमारे जीवन को धिक्कार है।
हम भारत के नागरिक ही नहीं कहलाएंगे यदि हम अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये पंक्तियां आपकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई रचना, आप ये पूरी रचना हो तो पढ़ें, या जो भी रचना हो आप देश के प्रति एक पढ़ें। स्वागत आपका। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप जरूरी नहीं है कि देशभक्त वो है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, जो हमारे सैनिक हैं, जो शहीद हो गए तो हम मानेंगे कि वही देशभक्त है। देशभक्ति कहीं से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। हर नागरिक मैं देशभक्त है, इसका हर नागरिक का अपना दायित्व है। बिल्कुल। और आप दूसरी बात ये है ना कि आप सेवा है वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटे से वाक्य से जोड़ता हूँ कि ये चीजें मैं अपने पापा को क्रेडिट दूंगा इस चीज के लिए भी, कि मुझे याद है कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही छोटे कस्बे से बिलोंग करता हूँ, गांव से मैं पला बड़ा हूँ, वहां से मेरी पढ़ाई हुई है। तो उस जमाने में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ उस जमाने में, क्योंकि अच्छी खासी उम्र हो गई है मेरी, तो वहां उस टाइम लाइट नहीं होती थी, और लाइट, जैसे अगर लाइट आ भी रही है ना तो उसका वोल्टेज बहुत कम होता था। और मेरे पापा का कहना था ऐसा, लाइट के लिए और पानी के लिए, पानी वेस्टेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है वो, और जो हम बिजली वेस्ट करते हैं ना उसके सख्त खिलाफ है वो सीधा कहते थे कि एक भी बल्ब मुझे जलता हुआ ऐसा दिख गया ना तो उस दिन हमारी क्लास लग जाती थी। वो देश सेवा है, वो देश सेवा के कैटेगरी में आता है। आप पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं इसको अलग, मेरे देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है इस मामले में, कि आप देश की सेवा बॉर्डर पे जाकर के नहीं, आप अपने घर से, आप अपने बेड पे बैठ करके ना आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हाथ में आपके रिमोट कंट्रोल है, आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को। छोटी छोटी चीजों को हमें देखना होगा। और ये अपने पापा को, क्योंकि हमें अभी आदत हो गई है, मैं अभी जहाँ रहता हूँ पिछले 18 साल से अकेले रह रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी तक भी आदत वही है कि पानी वेस्ट मत करो, बिजली वेस्ट मत करो। ये हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए स्टोर कर रहे हैं? ये हम अपना बिल नहीं बचा रहे हैं। कई बार हमें ऐसे मकान मिले हैं जहाँ पे पानी की कोई वो नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन हम क्यों ही वेस्ट करें? तो ये भी एक सेवा है जो मुझे मेरे घर से मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, और इसके लिए मेरे पूरे घर, वो इस चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं अभी भी, काफी बचपन से लेकर के अभी तक, और हमेशा स्ट्रिक्ट रहेंगे वो। ये भी एक देश सेवा है। तो इसीलिए मैंने उसमें बहुत तरह की चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की थी। बहुत लंबा हो जाएगा वो, तो मैंने इसके भाव आपको समझा दिए, बाकी आप इसको आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। देश का हर नागरिक जिम्मेदार है, हर नागरिक के कर्तव्य हैं, और अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो देश सेवा कर रहा है निसंदेह। और हम कहीं भी हम जैसे अब आप अपने डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हो तो आप वो भी देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन रोजी रोटी तो चाहिए ही, तो वो तो अलग एक इश्यू हो गया। लेकिन हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, हम साहित्य में कर रहे हैं, हम साहित्य में देश की सेवा कर रहे हैं। और जो बिजली पानी की बात है, निसंदेह हमारे घर में भी ये होता था, लाइट जितनी जरूरत हो उतनी जलती थी। हमारे भी माता पिता होते थे, फालतू की लाइटें नहीं जलती थी, जहां जरूरत है वहां जलती थी। और पानी भी एक बूंद भी नहीं बर्बाद होना चाहिए। ये जो मानसिकता है ये भी हमारी वस्तुओं का कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। और इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इसीलिए आज खड़ी हुई है। एक समस्या से 100 समस्याएं जन्मती हैं। हम अगर पानी बर्बाद कर रहे हैं तो क्या हम कर रहे हैं, हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है। और हम बहुत चीजें सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो एक शब्द होता है सिविल सेंस। अगर हमारे सिविलियंस में सिविल सेंस है तो वो निश्चित रूप से वो भी देश का जिम्मेदार नागरिक है और देश की सेवा कर रहा है। देश की सीमा पर जो हमारा सैनिक है वो अलग तरीके से अपना सेवा कर रहा है। एक विद्यार्थी है वो पढ़ के सेवा कर रहा है, डॉक्टर है वो मरीजों की सेवा कर रहा है। हम लोग सब सेवा कर रहे हैं, शिक्षक है शिक्षा देकर सेवा कर रहा है, हर कोई सेवा कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल बड़ा उदार आपका जो है नजरिया है, और वास्तविकता है यही कि हर व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ करता है, हर व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है। तो बड़ा वृहद है ये जो नजरिया है। और इसी बीच हमारे साथ में एलबी तिवारी अक्स जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत वरिष्ठ गजलकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भी कई उपस्थितियां हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, कुछ नाम ऊपर निकल गए हैं। और अब थोड़ा समय भी हो रहा है, तो चलते चलते आपका एक बड़ा ही जबरदस्त है, इसके विषय में थोड़ी उत्सुकता है मेरे अंदर। आपने लिखा है मॉन्स्टर इज बैक। तो ये आपने किस संदर्भ में लिखा था? और आपने लिखा था अपन वो प्लेयर है साहब जिसे भले ही गेम खेलना नहीं आता, लेकिन मैदान में उतरा तो खलबली मचा देगा। तो क्या है ना कि बड़ी जबरदस्त है। एक कहावत है कि कहीं मैंने सुना है कि
शेर अगर सोया हुआ है ना तो मतलब आप उछल कूद मचा लो, फिर वो जब जागेगा ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो जब ये मतलब भुवनेश्वर टूर की बात है और वहीं का एक वीडियो मैंने वहाँ पे प्रेषित किया था कि वहाँ पे मैंने ऐसे बस लिख दिया था कि उसमें कुछ खास नहीं है, कुछ राज भी नहीं है, लेकिन हाँ ये वार्निंग थी उन लोगों के लिए जो बार-बार हर एक बार मुझे पिंच करते हैं, मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उस लिस्ट में हैं, जिनको मैं अपनी नज़र से, अपने दिल से उतार चुका हूँ। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और ये उसी के लिए वार्निंग थी कि फिर जब जिस दिन ध्यान दे दूँगा ना तो फिर मुश्किल है। तो ये उन्हीं के लिए था कि मैं मॉन्स्टर हूँ किसी अलग तरीके से। बाकी आप मुझसे थोड़ा बुरा व्यवहार भी करेंगे तो बदले में आपको ये मेरी स्माइल मिलेगी, क्योंकि ये मेरी स्माइल बहुत ही प्यारी लगती है मुझे और बहुत बाकियों को भी लगती है जो मेरे शुभचिंतक हैं। वो कहते हैं कि स्माइल को छोड़ना मत, तो मैं नहीं छोड़ूँगा। लेकिन जिस दिन ये स्माइल रुकेगी ना बहुतों की खैर नहीं है फिर। तो ये मैंने उसको वार्न किया था बस, और कुछ नहीं है उसमें। और ये भी मुझे पता है कि मैं कुछ गलत करना भी चाहूँगा तो मेरे पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि जो मुझे गलत करने से हमेशा रोकेगी और जिस टीम के साथ मैं हूँ वो सबसे पहले मुझे रोकेगी। क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बाद में पता चलेगी। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी टीम को पहले पता चलेगी। तो वो मुझे पहले रोकेंगे कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और इसी के साथ आगे बढ़ते चलें। और मैं ये क्रेडिट भी उन्हीं को देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं अभी तक खामोश हूँ और चुप हूँ, इतना सताने के बाद भी, क्योंकि ऐसी कोई परेशानी बची नहीं है जो मुझे गिराने के लिए नहीं की गई है। ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं बचा है जो मुझे गिराने के लिए नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी खामोश हूँ। तो उस वाले पार्ट का जो है ना वो नाम है, वो उसको मैंने कहा है मॉन्स्टर, मतलब विलेन हूँ मैं उसमें, ज़्यादा छेड़ो मत। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और सही बात है, नया खून है, खौलता है और खौलना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, उसके अंदर हमारा भय होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि ये अगर कुछ करेगा तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो आपने उनको ये बता दिया मॉन्स्टर इज बैक, मैं अगर आया तो हलचल मचा दूंगा, तो वो इसी से भयभीत हो गए होंगे जो भी लोग होंगे। और निश्चित रूप से आपके जो संस्कार हैं परिवार से जो मिले और जो आपको अपने जो आपके साथ हैं, जो आपकी संस्था के साथ हैं और आपके जो गार्जियन हैं विवेक कविश्वर जैसे वरिष्ठ बिल्कुल सुलझे हुए जो साहित्यकार हैं, तो वो आपको वो मॉन्स्टर बनने नहीं देंगे कि मॉन्स्टर बन के बैक हो जाए, तो आपको वो संभालेंगे। और बिल्कुल एक सकारात्मक सोच जब होती है, अगर आप उनके पीछे पड़ जाओगे कि उनसे बदला लेना, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कहा, तो आप उस दिशा में चले जाओगे और आपका काम प्रभावित हो जाए। आप उनको तो मजा चखा दोगे निश्चित रूप से, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपके मन में वही नकारात्मकता आ जाएगी। तो लेकिन जो एक आप दिशा लेके चल रहे हो, जो एक लक्ष्य लेके आप चल रहे हो, उस पर आप ये बाधाएं हैं, इनको भी हम बाधाएं कहते हैं। कभी कभी रास्ते में लोग छेड़ते हैं कि इसको डिस्टर्ब कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो, इसका माइंड जो है डाइवर्ट कर दो, दूसरी तरफ कर दो। कई बार ऐसा होता है, हम लोग विद्यार्थी जीवन में देखा करते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे आ गए, जी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो खेलते हैं, अरे चलो, मतलब बात को पढ़ने से हमारा जो है ध्यान भटकाने के लिए ये सब तो रास्ते में आते हैं। तो लेकिन आपके अंदर ये इसकी दाद देनी पड़ेगी कि आपका युवा खून शांत हो गया कैसे, नहीं तो आजकल तो बिल्कुल उबल जाता है, बिल्कुल जब तक मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था और अभी भी बहुत गुस्से वाला हूँ। बट मुझे आप ये कह लीजिए कि भगवान की कृपा है, आप बड़ों का आशीष है कि मैंने बहुत कंट्रोल करके रख रखा हुआ है सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है। और अब तो आदत सी हो गई है कि अभी कोई कुछ बोले भी ना तो मैं कहता हूँ कि बस मैंने लिखा है ना कि बिलीव इन टुगेदरनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बातें, कि चलो हटाओ, छोड़ो ना, माफ करो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। और जिसके लिए भी मेरी टीम से कई बार ऐसी हो जाती है कि अरे आप कुछ कहते ही नहीं, कई बार तो वो लोग भी कह देते हैं कि आप बहुत हद से ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, तो छोड़ दीजिए, इग्नोर करते हैं ना। लेकिन बड़ी बात है अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना, वो भी ऐसी युवावस्था में जब बिल्कुल बात बात पर खून खौलता है। तो अच्छी बात है, आपको जो ईश्वर ने ऐसा दिया है, शक्ति दी है, जो आपने उनके लिए आप मॉन्स्टर नहीं बने, आप मॉन्स्टरों के बैक नहीं गए और उनको आपने मजा नहीं चखाया। और इसी बीच हमारे मध्य आदरणीय भूदेव शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत वरिष्ठ रचनाकार है, प्रणाम करती हूँ, मंच पर उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और राधा कौशिक जी की उपस्थिति हो गई है, स्वागत करती हूँ सभी का। टीम की और अभिन्न सदस्य हैं राधा कौशिक जी। अच्छा, तो सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत नाम ऊपर निकल गए हैं, एलबी तिवारी एक्स जी बराबर बने हुए हमारे साथ में, राज दादा राज जी बराबर बने हुए हमारे साथ में, और सभी अजय साथी जी की उपस्थिति हुई है, कवि अजय साथी जी, स्वागत करती हूँ क्या आपका। बात। सभी और कन्नू लाल विडोरा जी बराबर बने हुए हमारे साथ में, और आपके पिताजी आपको लड्डू भेंट कर रहे हैं।
लड्डू का डिब्बा आपको भेजा है उन्होंने, ऑनलाइन भेजा है। तो शाबाशी दे रहे हैं कि आपने अपने ऊपर इतना क्रोध पर आपने इतना काबू पाया है, नहीं तो उस क्रोध में जब आपने मॉन्स्टर शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या ना कर जाते उनके लिए। तो बहुत अच्छा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल करना, स्वयं पर आत्म नियंत्रण बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। ये आत्मनियंत्रण अगर आप अपने ऊपर कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा आपके अंदर गुण है, और बड़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपके साथ जो रहे सारे वरिष्ठ, उन सबका आशीर्वाद है। तो इसी तरह आपका आशीर्वाद, हम सबका आपके साथ आशीर्वाद है, और आप इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। और निसंदेह इतने कम समय में आपने जो इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप जब हमारी आयु में पहुंचोगे तो आप कोई ना कोई मुकाम, कोई ना कोई आप एक कहते हैं ना कि एक प्रतिमान गढ़ दोगे, एक उदाहरण उपस्थित कर दोगे। तो अभी लंबा समय है आपके पास, लंबी दौड़ है आपकी, आप बीच में बिना विचलित हुए, किसी भी बाधा से बिना विचलित हुए आगे बढ़ते जाएं, और सभी बड़ों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं चाह रही हूँ, समय तो हो गया है, तो मैं चाहती हूँ चलते चलते कुछ आप बढ़िया सा गीत कोई सुना दें आप, या गजल सुना दें। मैंने आपकी गजलें सुनी है, मैंने दिल्ली में आप जब आए थे मैंने सुनी थी आपकी गजलें, तो आप गजल या गीत कुछ भी सुना दें। नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ और। स्वागत। एकदम आखिर में बोला है तो मैं आपको सुना देता हूँ। क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद रहा है यहाँ तक पहुँचने में, और मैं कहता हूँ कि अभी कहीं नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो मैं आपको ना एक छोटा सा एक आलेख है ना, वो आपको सुना देता हूँ। स्वागत। बहुत लेखन है आपका, मैंने आपका लेखन पढ़ा है, बहुत वृहद आपकी, इतने कम आयु में इतना आप लिख लेते हो, कैसे लिख लेते हो? आर्टिकल्स लिखना आसान नहीं होता है, और उनको आप प्रस्तुत भी करते हो, बड़े रोचक तरीके से उनको प्रस्तुत भी करते हो आप। तो बहुत अच्छा है आपका, जो है प्रचुर मात्रा में लेखन है, और अभी जब इतना लेखन है तो आपको क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपको उसी रचना से जोड़ता हूँ जो ये टॉपिक अभी जो भी मुद्दा चल रहा है ना, मॉन्स्टर, धोखा और बहुत तरह की चीजें, मैं उसी से आपको जोड़ता हूँ, ठीक है। और उसके साथ मुझे लगता है कि हमें खत्म करना चाहिए, बहुत लंबा वक्त हो गया कि बहुत तकलीफ में ये लिखी गई थी ये, तो ध्यान से सुनेगा, थोड़ा लंबा है तो दर्शक से भी आग्रह है कि थोड़ा ध्यान से सुने। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा ना किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। इसके बाद शीर्षक है सफर जारी है बाबू मुशाए। यहां से शुरुआत होती है कि मुझे खौफ मेरे गिरने का कभी हुआ ही नहीं, जाने कौन है जो अनजाने ही संभाल लेता है। ये दिल ठोकर खाता है जो कभी किसी की बातों से, दुआओं का है एक काफिला जो इसे निकाल लेता है। मुझे सुकून और सब्र है, मैंने रोया है रुलाया नहीं है, गले लगाकर बढ़ाया है आगे, खंजर पीठ में उतारा नहीं। इसके बाद आलेख की शुरुआत होती है कि कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपने आप को व्यक्त ही ना करूं। अरे जब कोई समझने को ही नहीं बैठा है तो फिर हम कितना दिल खोल कर रख दें अपना। अंत तो गद्वा हमें समझने के लिए वही उदास सी रातें ही तो साथ रहेंगी, क्योंकि झूठ बोलकर, चापलूसी बतियाकर और इस्तेमाल करके किनारा लगाकर झूठे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला कभी सीख ही नहीं पाए। अकेले ही चल पड़े बिना जाने कि मंजिल आसान नहीं है, एक ख्वाब है जिसे हकीकत बनाने निकल पड़े हैं। कोशिश तो अपनी भी कामयाबी हासिल करने की थी, पर उसके लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करना उसूल में नहीं जोड़ सके, इसलिए दिन और रात अकेले ही मेहनत में लगे रहे। राब्ता से जुड़कर लोग आगे निकलते गए और शायद फिर कभी पीछे मुड़कर न देखने की अनजान कसम भी खा ली जैसे। दिल छलनी हुआ, क्योंकि राब्ता मेरे लिए कभी एक औपचारिकता है ही नहीं, ये तो मेरा दिल है जिससे हर शख्स जुड़ता है, गुजरता है। पर जब कोई बेइंतहा अपनेपन के बाद ठोकर भी लगा जाता है, तब उस दर्द के लिए न शब्द मिल पाते हैं न ही आंसू निकल पाते हैं। बस लगता है दिल यहीं फट सा जाएगा। लेकिन उस हाल में भी न रुकने की इजाजत होती है न रोने की, बस बढ़ते और बढ़ते जाने की
मजबूरी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो ख्वाब मेरी आंखों में पड़ रहे हैं वो एक दिन में साकार नहीं हो सकते, और उन हजार प्रयत्नों से, अनजान हजार प्रयत्नों से डरकर मैं रुक जाऊं, इसकी खुद को भी कभी इजाजत नहीं दी। बढ़ते रहे कदम, और फिर कई हम ख्यालों का साथ भी बदस्तूर मिला। जस्टिन की मैं बात कर रहा था कि एक संतोष है कि मैंने अपनी तरफ से कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और बेशक कभी बहुत धन नहीं कमा सका हूं, और अपने लोगों की शुभकामनाएं और मोहब्बत कमाई है मैंने। सुकून है रात में जब सोता हूं तो किसी को मेरे कारण दुख नहीं पहुंचा है, यह एहसास हमेशा साथ रहता है। और तो क्या कहना है, सफर अभी जारी है, और अक्सर सोचता हूं कि क्या ये अभी जिस मुकाम पर आ पहुंचा हूं, यहाँ तक का सफर क्या किसी को शब्दों में बयां कर पाऊंगा? क्या अपने ही लोगों की दगाबाजियां और अनकहे मेरे आंसुओं को कभी कहीं व्यक्त भी कर पाऊंगा? निरुत्तर हो जाता हूं जब खुद से नजरें मिलाता हूं, और उस एक पल में जाने कितने आंसुओं को फिर बाहर आने से रोक जाता हूं। खुद से ही खुद को संभाल कर तब अपनी ही पीठ थपथपाता हूं और कहता हूं, अभी तो सफर जारी है बाबू मोशाय, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और अंत में आशुतोष अभिनव जी हैं, उनकी 2 लाइन मैंने पे लिखी थी कि हो गई है गली जो रोशन, चांद खिड़की से झांका होगा, जिसने मारा है पीठ में खंजर, वो कोई अपना ही रहा होगा। बस जी, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये सफर जारी है बाबू मोशाय, ये आपकी बड़ी प्रिय रचना है जैसा आपने बताया था। और बाबू मोशाय आपने इसको क्यों लिखा है? बाबू मोशाय तो अमिताभ बच्चन जो है, और जो उनकी आनंद पिक्चर थी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, उसमें ये शब्द इस्तेमाल बड़ा पॉपुलर हुआ था आनंद पिक्चर का। तो बहुत अच्छी, और ये आपका जो अनुभव है पूरी रचना में आपने समेट दिया है, और बड़ा ही सुलझी हुई रचना है, और बड़ी संदेश देती हुई रचना है, बड़ी सारगर्भित रचना है, जो आपकी, जिसमें आपके जीवन का अनुभव भी है, और उसमें आपने एक समाधान भी दिया है, एक समस्या जिससे आप पीड़ित रहे हो, लोगों ने जो आपके साथ किया, और उसका समाधान भी आपने दिया, और आपके जो मित्र ने जो 2 पंक्तियां दी हैं, तो वो बड़ी उत्साहवर्धक पंक्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है। हाँ, लेकिन जो जरा सा अंतर होता है ना, वो है इंटेंशन आपका कैसा है। अगर आपने इंटेंशनली किसी का कुछ खराब किया है ना, तो वो वाकई में बहुत खराब है, बहुत निम्न स्तर की चीज है। लेकिन हाँ, अगर आपसे गलती हुई है जाने अनजाने में ना, उसको माफ किया जा सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि गलतियां करो, ठीक है, लेकिन वो गलती बार बार मत करो। अगर किसी का किसी चीज से दिल दुखता है, या फिर कोई भी गलती आपसे हो जाती है, तो उसको बार बार मत करो। और इंटेंशन से तो बिल्कुल मत करो कि हमें इसका नुकसान करना है, इसको गिराना है, इसको खत्म कर देना है, इसको बर्बाद कर देना है। तो वो इंटेंशन वाली गलती हो जाती है। तो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी गलती करता हूँ, बहुत सारी गलतियां करता हूँ, हर कोई करता है, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे से गलती नहीं होती है। लेकिन मैं अगर किसी का छोटा हूं, तो आप अगर मेरे से बड़े हैं ना, तो आपका काम है मुझे संभालना, मुझे समझाना, मुझे रोकना, मुझे सही रास्ते पे लेके आना, ना कि मुझे छोड़ के चले जाना, या फिर मुझे धोखा देना, या मेरा टांग खींचना। तो ये ठीक नहीं है। उसी के ऊपर ये थी रचना। बिल्कुल सही है, बड़ा परिपक्व आपकी विचारधारा, आयु से अधिक परिपक्व हैं आप, मैं बार बार कहती हूँ। और मंच पर राजलक्ष्मी पानीग्रही की उपस्थिति हुई है, सतीश अकेला जी उपस्थित हैं, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, और रुड़की से हमारे बहुत ही प्रिय अनुज हैं महावीर सिंह वीर जी की उपस्थिति हुई है, बहुत स्वागत करते हैं। मुक्तक सम्राट हैं, और आदरणीय भूधर शर्मा जी की निरंतर हमें शुभकामनाएं मिल। राधा कौशिक जी बराबर उपस्थित है हमारे साथ, और आपके पिताजी का बराबर आपको आशीर्वाद मिल रहा है। दूर से आप दिल्ली में है, वो बिहार मधुबनी से उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। बराबर बने हुए हैं शुरू से आपके पिताजी, और आपके माताजी बराबर बने हुए हैं। तो बहुत बढ़िया आज ये हुआ है। और निसंदेह आप बात कह रहे हो कि जानबूझकर गलती जब करता है वो उसको अपराध कहते हैं। जाने अनजाने तो हो जाते हैं, हम लोग ईश्वर नहीं है, हम सब मानव हैं, और मानवीय गलतियां होना स्वाभाविक होता है। तो जो आपने कहा, अगर गलतियों की वजह से कोई बड़ा अपने छोटे को छोड़े ना, तो सबसे पहले कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे को, मतलब मुझे लगता है कुछ महीनों के बाद तो वो उसको ऐसे बाहर कर देगा, या तो किसी अनाथालय में डाल देगा या कुछ भी, क्योंकि बच्चे जितनी गलती तो कोई नहीं करते हैं। तो हम अपने बड़ों के सामने चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, तो हम बच्चे ही रहते हैं, और उस बच्चे को की गलतियां ना वो क्षम्य होती है।
मेरे से भी मेरा जो भाई जो मेरे से 1 साल 2 साल छोटा है, मेरा कोई जूनियर है ना, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको माफ करूं, उसकी किसी भी गलती के लिए उसको मैं समझाऊं, ना कि मैं उस पर बरस पड़ूं, उसको अपने से अलग कर दूं या कुछ इस तरह की चीजें करूं कि जिससे ऐसा लगे कि ये बड़े छोटों के बीच में फिर डिफरेंस से क्या रह गया, क्या अंतर रह गया, फिर बड़े होने का क्या फायदा है फिर, या फिर क्या उसका बिल्कुल कर्तव्य है। बिल्कुल सही है। और ये जो एक मानसिकता है कि किसी ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट करो या उसको त्याग दो, पलायनवादी एक विचारधारा इसको हम कहेंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, उसको समझाना एक हमारा दायित्व बन जाता है, और उसको तिरस्कृत करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये पलायनवादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, हमारी मस्तिष्क में एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि गलती अगर इंटेंशनली हुई है तो वो क्षम्य नहीं है। किसी ने जानबूझकर गलती की है, हमारा अहित करने के लिए गलती के बहाने उसने हमारा अहित करने का प्रयास किया है, तो वो क्षम्य नहीं, वो अपराधी है। लेकिन जाने बिल्कुल अनजाने गलतियां इंसान से हो जाती हैं, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, गलतियां हो जाती हैं तो और उन पर सुधार किया जाता है। तो आपका बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण और बड़ा परिपक्व दृष्टिकोण है, जैसे बड़ों का होता है वैसा आपका दृष्टिकोण है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हमने बहुत शिक्षा ली है। आप जैसा अच्छा, व्यक्तित्व और जो जो युवा हो, जो युवा युवा ऐसा मत शक्ति, कहिए। इतनी ऊर्जावान युवा शक्ति जब होगी, इतनी ज्ञानवान युवा शक्ति जो होगी, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, सबसे बड़ी बात आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, और तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और हमें लगता है कि हमारा भविष्य बड़े सुरक्षित हाथों में है। आप जैसे युवा जब हमारे भविष्य होंगे, तो हमारे भारत का भविष्य भी बहुत अच्छा है, हमारे देश का भविष्य अच्छा है, हमारे समाज का भविष्य भी बहुत अच्छा है। और आप जैसे युवा हमारी धरोहर हैं, हमारे भारतवर्ष की धरोहर, हमारे देश की धरोहर, हम सबकी धरोहर है ऐसे युवा। और ऐसे उन सभी युवाओं को मैं नमन करती हूँ जो आप जैसे ऊर्जावान हैं और जो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम सबके लिए एक हमारे लिए एक बन जाते हैं, प्रतिमान बन जाते हैं कि हम इनके जैसे हम बने, ऐसे एक उदाहरण बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा है, समय बहुत हो चुका है। तो अब चाहती हूँ यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे। इतनी बातों से तो यहाँ पे विराम लगने वाला नहीं है। और महावीर सिंह वीर जी बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। विनम्र रहते हैं तेवर, लिख रहे हैं, कड़े नहीं होते, और कभी माँ बाप के बच्चे बड़े नहीं होते। निसंदेह उन्होंने आपकी पंक्तियों पर लिखा है। और सभी की बहुत, और भुजत जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, राधा कौशिक जी बहुत कमेंट्स कर रही हैं, सभी के बहुत। मान सिंह, देखिए इसी बीच मान सिंह सूथर जी जुड़ गए हैं, बहुत हमारे बड़े भाई हैं मान सिंह भैया। जी जी। और अभी अभी जुड़े हैं बिल्कुल, जब हमारा ये कार्यक्रम मन नहीं हो रहा है कि इसको विराम दे दें, अभी बहुत सारी बातें करें आपसे, और बड़ी ऊर्जा मिल रही है, हमको भी ऊर्जा मिल रही है आपकी बातों से। तो लेकिन विवशता है, समय की बाध्यता है, फिर क्या कभी मतलब फिर मैं थोड़ा सा मैं आखिर में जाते जाते माफी भी मांगना चाहूंगा इस चीज के लिए कि मुझे ना थोड़ा सा दिन को लेकर के मुझे थोड़ी मेरे मन में थोड़ी वो कंफ्यूजन था। ये जो हमने पहले बहुत सारे डेट्स डिसाइड किए थे, जिसमें कभी मैं व्यस्त था तो कभी आप व्यस्त थी, तो इसमें ने सोमवार और रविवार वाला जो है ना, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। मैं अभी पहुंचा हूँ घर, अभी थोड़ी देर पहले जब लाइव स्टार्ट हुआ तो मैं उस टाइम घर पहुंचा, और मैं बस अब कहते हैं ना कि बस मुंह धो के बैठ जाना, बस तो वो मैंने ऐसा चेहरा धो करके मैं बैठ गया बस ऐसे। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, सही बोला गलत बोला, मुझे नहीं पता। मैं पूरे दिन के बाद ना लगभग 12-13 घंटे के बाद मैं घर पहुंचा हूँ ट्रैवलिंग करके, और मैं अभी उत्तराखंड में हूँ एक्चुअली, दिल्ली के बदले। तो मैं अभी उत्तराखंड से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। तो तो मुझे नहीं पता मुझसे जो भी गलतियां हुई है, क्या क्या गलती हुई, लेकिन उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ, और देर से जुड़ने के लिए भी माफी मांगता हूँ। कोई गलती नहीं है, कंफ्यूजन, लेकिन मुझे भी नहीं था कि आपको कंफ्यूजन है, काफी वार्ता आपसे हुई। और 17 को 16 मुझे आपको मैंने बताया था कि जिनको 16 को आना था, आदरणीय दमयंती शर्मा जी आ नहीं, रही हैं, तो मुझे हाँ, डेट का कंफ्यूजन नहीं था, मुझे वार का कंफ्यूजन हो गया था कि सोमवार और अच्छा रविवार वाला। तो ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कल अपनी टीम को भी बताया था कि सोमवार को मैं बिजी रहूंगा ऐसा, तो एकदम से मतलब, लेकिन खैर मैंने जो चीजें कही है, जो चीजें साझा की है, उसके लिए मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी लाइफ में चल रही है, जो जिंदगी में जो चीजें चलती आई है, मैंने वो जिक्र किया है। तो कभी मुझे सोते हुए भी कोई पूछेगा तो वही सारी चीजें निकलेंगी, और वही मैं लगातार बोलता चला गया। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई, सबके लिए मैं माफी भी कोई चाहूंगा। गलती नहीं हुई है।
कोई ये साक्षात्कार ऐसा नहीं है कि कहीं रिक्रूटमेंट होना है, कहीं अपॉइंटमेंट होना है। ये बस बातचीत है, आमने-सामने साक्षात्कार मीन्स हम आमने-सामने रूबरू होके बातचीत करें और ऐसी अनौपचारिक वार्ता मैं तो ऐसी अनौपचारिक वार्ता करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। और वैसे तो साक्षात्कार सोमवार को ही होता है निश्चित रूप से, हमारा ये दिन सोमवार है। संडे को हमारा एकल काव्य पाठ होता है, लेकिन आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को संडे को कहीं व्यस्तता थी, तो मैंने आपसे आग्रह किया था और आपने कहा भी था दीदी अब मत चेंज करिएगा, 16 ही रखिएगा। तो बिल्कुल। मैंने कहा अब नहीं चेंज करूंगी, अब 16 पक्का है, लेकिन आपके व्यस्तता के चलते स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, मैंने मैनेज कर लिया था, मैं आ गई थी समय से और आप भी समय से जी आ जी गए जी। थे। और और दर्शकों का बहुत मैं विशेष तौर से आभार करना चाहूंगा, आभार ज्ञापित करूंगा कि वो लोग लगातार जुड़े रहे। कुछ व्यवधान भी आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई, मैं भी लेट से जुड़ा, लेकिन सब बने रहे, तो इसके लिए हार्दिक आभार। चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और निश्चित रूप से फिर आपको आमंत्रित करूंगी, अभी और सारी बातें करेंगे हम। और सौभाग्य है आज मेरा। आज के लिए इतना ही और विराम देती हूँ। सभी का बहुत आभार करती हूँ हमारे मंच के पार जिन्होंने इतना अमूल्य समय दिया है और आपका जो आप ऑफिस से आते ही 10 मिनट का गैप आपको आपने लिया था। मैंने कहा नहीं आ जाओ आप 10 मिनट बाद, 10 मिनट मैं संभाले रहूंगी, तो मैं 10 मिनट तक अपना आलाप करती रही आपके विषय में और कुछ सरस्वती वंदना वगैरह करती रही, लोग भी जुड़ गए। तो चलिए आपका भी आभार करती हूँ और पुनः आप हमारे हमसे बहुत छोटे हैं, आभार के आपके स्नेह को मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ आपके व्यक्तित्व से और आपके कृतित्व से। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।